हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएपी अबैप। एसएपी अबैप क्या है? अभी से कुछ टाइम पहले हमने कुछ वीडियोज डाले थे जिसमें दो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या अबैप का फुल कोर्स है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अबैप का कोर्स करने के बाद हमें जॉब मिल जाएगी। ये दो कॉमन क्वेश्चन मेरे सारे वीडियो के अंदर पूछा गया था। तो आज हम इसी दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट रेडी किया है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि एसएपी क्या है। सेकेंड पॉइंट है एसएपी अबैप क्या है। उसके बाद है कि एसएपी का कैसे कैसे वर्जन चेंज हुआ, साथ में अबैप कैसे कैसे अपग्रेड हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट है कि एसएपी के अंदर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा कोर्स है और कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एसएपी अबैप का फ्यूचर। सपोज आप किसी भी कोर्स को करने जाते हो तो सबसे पहले आप चेक करते हो कि इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। नेक्स्ट आप देखते हो कि मार्केट में इसको लेकर जॉब है कि नहीं है। उसके बाद आप चेक करते हो मार्केट में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या डिमांड है, इसके अंदर जॉब है नहीं है। फिर आप चेक करते हो कि कहीं इसका कोई बाउंड्री तो नहीं कि कोर्स करने के बाद आपको बाद में कोई दिक्कत हो। तो आज हम इसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएपी क्या है। एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने एक ईआरपी बनाया है जो हमारे कंपनी के बिजनेस प्रोसेस को, जो कोर बिजनेस प्रोसेस होता है उसको मैनेज करता है। अब हमारे कंपनी का कोर प्रोसेस क्या होता है कि सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का कोर प्रोसेस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक ना सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो किसी कंपनी का कोर प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है आपके कंपनी में। सबसे पहला डिपार्टमेंट एचआर का होता है। अगर आपकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेल करती है तो एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट होगा, जो एक डिपार्टमेंट सेल करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तीसरा यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट का होगा, जो आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मार्केट से मटेरियल चाहिए। मटेरियल लेने के लिए आपको वेंडर्स चाहिए, तो आप वेंडर्स से ही मटेरियल लोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक परचेजिंग का मॉड्यूल होगा। अब सपोज आपके पास यहाँ पे एचआर का मॉड्यूल है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है। एचआर की टीम क्या करती है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को हायर करती है, उसका पर्सनल डेटा मैनेज करती है, उसका अटेंडेंस मैनेज करती है, उसका सैलरी का डिटेल देखती है, प्लस एम्प्लॉय का जो भी टाइमली चेंजेज होता है एचआर के पास होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सेल्स का टीम होता है और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का टीम होता है, जो उसको शिपिंग या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका काम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। मटेरियल में आपका वेंडर मास्टर का है, यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन है, परचेजिंग है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, ये मटेरियल के अंदर है। अब यहाँ पे आपका एक एम्प्लॉय है, उसको आप सैलरी दे रहे हो। यहाँ पे आपका कस्टमर है, उससे आपको पेमेंट लेना है। वेंडर है, आप उसको पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे एचआर मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, मटेरियल मैनेजमेंट है। इस सारा का सारा जो फाइनेंशियल डेटा होता है इस मॉड्यूल का, उसको देखने के लिए हमारे पास फाइनेंस का टीम होता है, जो फाइनेंस का टीम सारा फाइनेंशियल डेटा देखता है कि यहाँ पे अकाउंट पेएबल देखेगा, अकाउंट रिसीवेबल देखेगा, कस्टमर से पेमेंट लेना है तो अकाउंट रिसीवेबल मेंटेन करेगा, वेंडर को पेमेंट देना है अकाउंट पेएबल का मेंटेन करेगा। सारा मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कमिटमेंट होता है, बजटिंग यहाँ पे नहीं होता है। एक और हमारा टीम होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के टीम का काम होता है बजटिंग, प्लानिंग एंड प्रॉफिट लॉस आपके कंपनी का देखना। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एचआर का हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, तीसरा परचेजिंग का हो गया, एक फाइनेंस है, एक कंट्रोलिंग का डिपार्टमेंट है। और ये सारा डिपार्टमेंट हमारे कंपनी का कोर प्रोसेस है। एसएपी के अंदर ये जो भी कोर प्रोसेस है, एचआर है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल है, फाइनेंस है, कंट्रोलिंग है। एसएपी के अंदर हम इसको अलग अलग मॉड्यूल बोलते हैं कि एचआर का मॉड्यूल है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है, एमएम मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल है। अब यहाँ पे आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको हमने यहाँ पे कोर प्रोसेस का नाम दिया है। अब सपोज ये सारे डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। एचआर के लिए आप अलग सॉफ्टवेयर लेते हो, एचडी के लिए
अलग सॉफ्टवेयर लेते हो, मटेरियल के लिए अलग लोगे, फीको के लिए आप अलग लोगे। तो ईआरपी का कॉन्सेप्ट होता है सारे सॉफ्टवेयर को कंबाइंड करना। अब यहाँ पे एचआर, एसडी, फाइनेंस, एमएम, इस सारा का सारा मॉड्यूल आपका एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंबाइंड हो गया। अब यहाँ पे एक साथ कंबाइंड होने के बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है इंटीग्रेशन का। सपोज आप एचआर का मॉड्यूल यूज कर रहे हो, आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमएम, फाइनेंस, आप कोई भी मॉड्यूल यूज कर रहे हो, बट आज के टाइम में मार्केट में आपको इसको बाहर के पोर्टल के साथ, वेब एप्लीकेशन के साथ, वेब सर्विसेज के साथ, प्लस वेयर हाउस के साथ आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हर ईआरपी के अंदर एक इंटीग्रेशन सिस्टम होता है, जिस इंटीग्रेशन सिस्टम के अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होता है। अगर आप एसएपी का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्लाउड पीआई है, पीआईपीओ है, एसओएपी रेस्ट का यूज हो रहा है, एसएपी रैप का यूज हो रहा है, ओ डेटा का यूज हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए। आप यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि आपका एचआर मॉड्यूल है और आपने एक बाहर का पोर्टल ले लिया है। यहाँ पे जो आपका एचआर का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के साथ आप उस पोर्टल को इंटीग्रेट करोगे। तो आपने पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया। अब आपने एक वेंडर का पोर्टल लिया कि वेंडर का सारा वेरिफिकेशन आप किसी बाहर के सॉफ्टवेयर पे करना चाहते हो। तो आप अगर बाहर का एक पोर्टल लोगे तो फिर उसको आप मटेरियल मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करोगे। तो ये सारा काम जो इंटीग्रेशन का होता है, सपोज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आप किसी और सॉफ्टवेयर के साथ, अगर आप ई इनवॉइस के साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, जीएसटी रिटर्न वाले पोर्टल के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे तो आप उसके बाहर के किसी पोर्टल या वेबसाइट के वेब सर्विसेज के थ्रू आप उसको इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पे एसएपी ने आपको अलग अलग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दिया है। यहाँ पे एक हमारा रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, जिसके अंदर एसएपी ने आपको यहाँ भी टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दिया है कि सपोज आप वेयर हाउस मैनेज कर सकते हो। बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए एसएपी ने लुमिरा, क्रिस्टल रिपोर्ट, वेब इंटेलिजेंसी दिया। क्लाउड पे जाने के बाद, बीटीपी आने के बाद एसएपी ने यहाँ पे एनालिटिक क्लाउड का मॉडल लाया। यहाँ पे एसएपी ने आपको बहुत टाइप्स का रिपोर्टिंग टूल्स प्रोवाइड किया। यहाँ पे आप इस रिपोर्टिंग टूल्स का यूज करके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आप डिजाइन कर सकते हो। अब ये जो सारा हमारा इंटीग्रेशन है, रिपोर्टिंग है, हमारा कोर प्रोसेस है, अगर इसको आप एक साथ क्लब करोगे, एक ईआरपी का कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको हम एसएपी ईआरपी बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि एसएपी ईआरपी क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एसएपी ईआरपी को कौन सी टीम मैनेज करती है। अब सपोज इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा ईआरपी है, तो इसको मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर अलग अलग टीम होता होगा। एसएपी ईआरपी में दो टाइप का टीम होता है। पहला जो टीम होता है आपका, वो फंक्शनल टीम होता है। फंक्शनल का काम होता है बिजनेस के फंक्शंस को समझना। सपोज फाइनेंस है तो फाइनेंस के बारे में उसको नॉलेज होगा। अगर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसको नॉलेज होगा। मटेरियल है उसके बारे में नॉलेज होगा। पीएम मॉड्यूल है उसके बारे में, प्लानिंग का मॉड्यूल है उसके बारे में नॉलेज होगा। तो यहाँ पे उसको उस मॉड्यूल का एक्सपर्टीज होता है, उस मॉड्यूल का नॉलेज होता है। अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे आपका फंक्शनल कंसल्टेंट काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करना, उसका प्रोसेस इंप्रूव करना, वहाँ पे यूजर को ट्रेन करना, कॉन्फ़िगर करना, मास्टर डेटा कॉन्फ़िगर करना, मेंटेनेंस करना, प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को देना, ये सारा काम आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट का होता है। दूसरा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है वो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम सारा टेक्निकल काम होता है। फर्स्ट जो टेक्निकल टीम है वो एसएपी बेसिस है। एसएपी बेसिस का मेन काम क्या होता है आपका? सबसे पहला काम होता है इंस्टॉलेशन का। अगर आपके यहाँ पे एसएपी इंस्टॉल हो रहा है तो सबसे पहले वो सिस्टम का आर्किटेक्चर चेक करेगा, लैंडस्केप चेक करेगा, वहाँ पे एसएपी ईआरपी का डेटाबेस, एसएपी ईआरपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। नेक्स्ट रोल और ऑथराइजेशन, किस यूजर को, किस कंसल्टेंट को कौन सा रोल, कौन सा ऑथराइजेशन देना है, एसएपी बेसिस करेगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस का, अगर सपोज डेटाबेस का हेल्थ चेकअप करना है, एप्लीकेशन सर्वर पे ज़्यादा लोड तो नहीं है, एप्लीकेशन सर्वर का स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया, यहाँ पे प्रॉपर आपका सर्वर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस सारा का सारा काम एसएपी बेसिस का होता है। उसके बाद सेकेंड जो आपका टीम होता है वो एसएपी अबैप का होता है।
कोई भी डेवलपमेंट जो SAP सिस्टम के अंदर एनहेंसमेंट है, कस्टमाइजेशन है, न्यू इंटीग्रेशन है, कोई भी फंक्शनल कॉन्सेप्ट है जिसको टेक्निकली कन्वर्ट करना है, तो ये वाला काम जो आपका यहाँ पे SAP अबैप करती है। और रिपोर्टिंग का जो भी BI/BW जो भी रिपोर्टिंग्स का काम है, डैशबोर्ड बनाना है, इंटरेक्टिव मतलब जिस टाइप का रिपोर्ट बनाना है, अलग अलग बिजनेस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, इसके लिए एक अलग टीम होती है जो रिपोर्टिंग की टीम होती है, जिसको हम यहाँ पे BI/BW का टीम बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल आपका 3 पार्ट में है, SAP बेसिस है, SAP अबैप है और BI/BW है। अब यहाँ पे जो 2 टीम है, एक फंक्शनल टीम है, एक टेक्निकल टीम है, जो आपके SAP ERP का प्रोजेक्ट आपके कंपनी के अंदर देखती है। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे कि SAP अबैप क्या है। SAP अबैप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे SAP ने अपने इकोसिस्टम के अंदर कोई भी डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, एनहेंसमेंट के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है जिसको हम SAP अबैप बोलते हैं। SAP अबैप को SAP ने अपने सिस्टम के लिए डेवलप किया है, इसीलिए ये SAP के इकोसिस्टम के अंदर काम करती है। तो अब यहाँ पे SAP अबैप में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा एनहेंसिंग होगा, आप एक्सटेंड करोगे। सपोज जो SAP स्टैंडर्ड ने डिलीवर किया है प्रोजेक्ट आपको, उस प्रोजेक्ट का जो फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हो। सेकेंड आपका काम हो सकता है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सपोज आपका परचेज का डिपार्टमेंट है तो उसको न्यू PO का प्रिंट चाहिए या न्यू PO प्रिंट का डिज़ाइन चाहिए तो आप डिज़ाइन करके दोगे। सपोज एक्सेल में कोई डेटा है उसको अपलोड करना है, फाइनेंस के एंट्री के लिए अपलोड करना है या सेल्स के लिए अपलोड करना है तो आप BDC बना के दोगे, LSMW बनाकर दोगे। आप कोई आपको रिपोर्ट्स बना के देना है तो आप रिपोर्ट्स बना के दो। अगर आप वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आप वेब डेनप्रो में उसको पेज डेवलप करके दोगे। अगर आप फ्यूरी पे काम कर रहे हो तो फ्यूरी पे उसको पेज बना कर दोगे। तो आप उसके लिए अलग अलग डेवलपमेंट करोगे। अगर आप रेस्टफुल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आप उसको वेब सर्विसेज बना कर दोगे, या जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप यहाँ पे वेब डेनप्रो और फ्यूरी का यूज करोगे। फिर आप SAP के एप्लीकेशन को आप इंटीग्रेट करोगे। अब हम यहाँ पे SAP अबैप का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और SAP अबैप का जर्नी के साथ साथ हम SAP के जर्नी के साथ SAP अबैप का जर्नी हम देखेंगे कि कैसे कैसे SAP का वर्जन चेंज होता गया, उसके साथ साथ कैसे कैसे अबैप जो हमारा पुराना क्लासिक अबैप था वो अभी कैसे मॉडर्न अबैप, क्लाउड अबैप और कैसे वो BTP टेक्नोलॉजी तक आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी जो मार्केट में कुछ कंपनी में आपको R3 एप्लीकेशन ऐसे अब किसी कंपनी में है नहीं, बट कुछ ऐसी कंपनी है जो SAP R3 पे काम कर रही है। तो हम यहाँ पे जो भी मार्केट में अवेलेबल जो वर्जन है SAP का उसके साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने SAP R3 के ऊपर। R3 से पहले भी SAP के पास 2 SAP का वर्जन था, एक था R1 एक था R2। R1 मेन फ्रेम के साथ था, एक ही सिस्टम में डेटाबेस भी था, एप्लीकेशन भी था, यूजर इंटरफेस भी था। R2 का कॉन्सेप्ट था कि ये टर्मिनल पे था, टर्मिनल पे इसने डेटाबेस डाला और एक सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन और यूजर इंटरफेस डाला। प्रेजेंटेशन सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर सेपरेट था, डेटाबेस सर्वर यहाँ पे सेपरेट था। बट R1 R2 अभी मार्केट में कहीं है नहीं, अभी हम इसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे अपने R3 सिस्टम पे, जो अभी मार्केट में कुछ कंपनी ऐसे गिनी चुनी कंपनी है जो अभी R3 यूज कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी बहुत पहले ही SAP इसी पे मूव कर गई है। तो R3 में यहाँ पे कॉन्सेप्ट था 3 टियर आर्किटेक्चर का और रियल टाइम सिस्टम का। अब R3 के कॉन्सेप्ट में R का मतलब रियल टाइम सिस्टम है, 3 का मतलब 3 टियर आर्किटेक्चर है। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 टियर आर्किटेक्चर और रियल टाइम होता क्या है। तो रियल टाइम का मतलब होता है कि आपके कंपनी के अंदर जितना भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर जो डेटा है वो डेटा रियल टाइम में हर डिपार्टमेंट को मिले। मतलब सिंपल सी बात है कि सारे डिपार्टमेंट को वो डेटा एक्सेसिबल हो। मतलब ऐसे एक्सेसिबल नहीं हो कि आपका एक डिपार्टमेंट ने काम किया, उस डेटा को आपने वहाँ से डाउनलोड किया, कहीं पे आपने डाला, फिर दूसरा डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर रहा है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट
तीसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर रहा है, डेटा का एक पॉइंट हो और सारा का सारा डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर रहा हो। इससे डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, डेटा का फुटप्रिंट नहीं होगा और डेटा रियल टाइम में हर सिस्टम में अवेलेबल होगा। कोई भी ट्रांजेक्शनल या कोई भी मास्टर डेटा है, रियल टाइम में उस डेटा का एक्सेस सारे डिपार्टमेंट के पास है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 टियर आर्किटेक्चर का। 3 टियर आर्किटेक्चर में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर पे आपका क्लाइंट इंस्टॉल होता है। आप क्लाइंट से लॉगिन करते हो। सपोज आपको जो भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकालना है, कोई डेटा कमिट करना है, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हो। वो एप्लीकेशन लेयर के पास जाता है। एप्लीकेशन लेयर जो उसमें बिजनेस लॉजिक चेक करना है वो चेक करती है और डेटाबेस को दे देती है। डेटाबेस उस डेटा को कमिट करता है। सेम रिपोर्ट में होता है कि आप कुछ इनपुट पैरामीटर डालते हो। उस इनपुट पैरामीटर को एप्लीकेशन सर्वर पहले चेक करता है। चेक करने के बाद वो डेटाबेस को भेजता है। डेटाबेस उस हिसाब से उसको डेटा देती है। वो डेटा आपको आउटपुट के लिए एप्लीकेशन सर्वर दे देता है। ये हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम में आपके कंपनी में 8-10 जो भी मॉड्यूल चल रहा है, वो सारा का सारा मॉड्यूल अपना अपना मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा अपने मॉड्यूल या अपने डिपार्टमेंट में क्रिएट कर रही है। और जिस टाइम में वो डेटा क्रिएट कर रही है, वो मास्टर डेटा, वो डेटा उसी टाइम में दूसरे सारे डिपार्टमेंट के लिए एक्सेसिबल है। ये हमारा होता है रियल टाइम का कॉन्सेप्ट। कि सपोज एचआर ने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, फाइनेंस का टीम एम्प्लॉय का नंबर डालेगी, उसको पता चल जाएगा कि अभी एक एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है या वो एम्प्लॉय एचआर के पास एक्सेसिबल हो जाएगा। उसी टाइप से फाइनेंस अगर कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा है, फाइनेंस कोई प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर रहा है, तो वो सारे डिपार्टमेंट के पास वो डेटा एक्सेसिबल होगा। वो मास्टर डेटा होगा फिर भी एक्सेसिबल होगा, कोई ट्रांजेक्शनल डेटा होगा फिर भी एक्सेसिबल होगा। मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के पास मैनुअल एक्टिविटी के लिए इंतजार नहीं करेगा। जो भी डेटा सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा वो डेटा रियल टाइम में हर डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है। ये है यहाँ पे रियल टाइम का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि SAP ABAP का क्या रोल है। सबसे पहले आपके पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। स्टैंडर्ड सिस्टम में कंपनी को कुछ भी एनहेंसमेंट चाहिए। सपोज SAP ने जो हमें डिलीवर किया, हो सकता है वो हमारे रिक्वायरमेंट में फिट नहीं आता हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि अपना कोई कोड डाल देते हैं और उसको एनहेंस करते हैं। अब वो कोड डालने के लिए SAP ने हमें वहाँ पे एक पॉइंट दिया जिसको हम एग्जिट बोलते हैं, कि आपको एग्जिट ढूंढना पड़ता है, या एग्जिट ढूंढने का बहुत सारा वे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे अपना कोड जाके आप डाल देते हो, मतलब वहाँ पे इनपुट कर देते हो। आप जो भी लॉजिक वहाँ पे लिखते हो, वो लॉजिक के हिसाब से ही डेटा आगे चेंज हो जाता है। उसी टाइप से कंपनी ने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का ऑप्शन दिया कि आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का एनहेंसमेंट पॉइंट दिया, आप वहाँ पे पॉइंट पे जाकर अपना कोड डालते हो, उस टाइप से आपका लॉजिक आगे चेंज हो जाता है। इसी टाइप से बहुत सारे टाइप का एनहेंसमेंट है जो हम SAP सिस्टम के अंदर करते हैं। प्लस अपने कंपनी के हिसाब से हम न्यू ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। कि सपोज अगर कंपनी को कोई कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन चाहिए किसी पोर्टल के साथ, तो वो SAP ABAP कर देता है। अगर सपोज न्यू रिपोर्ट्स चाहिए, SAP ABAP करके देगी। अगर वहाँ पे उसको कोई भी प्रिंट्स चाहिए, कोई BDC चाहिए, कोई एनहेंसमेंट चाहिए, तो सब कुछ SAP करके देगी। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन, एनहेंसमेंट, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ SAP करके देती है। ये यहाँ पे SAP ABAP पर्सन का रोल होता है, जिसको हम ABAPer भी बोलते हैं या आप ABAP डेवलपर बोल सकते हो। अब R3 का अपग्रेडेड वर्जन आ गया, SAP ECC। अब SAP ECC है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ SAP R3 के पास, जहाँ पे मैंने आपको R3 में ABAP का रोल बताया था कि कस्टमाइजेशन है, एनहेंसमेंट है, इंटरफेस इंटीग्रेशन है और डेटा प्रोसेसिंग है। साथ में आपके पास अगर आप ABAPer हो तो आपको डिबगिंग का नॉलेज हो, प्लस उस मॉड्यूल के बारे में जिस मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, HD हो, FI हो, MM हो, कोई भी मॉड्यूल हो, तो आपको उस मॉड्यूल के टेबल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा का सारा जो ABAP का रोल था, ये सारा का सारा ABAP के रोल के साथ अब हम ECC में देखने वाले हैं कि ABAP में क्या नया ऐड हुआ और ECC में वर्जन चेंज में ECC के अंदर क्या क्या आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ECC स्टार्ट कर रहे हैं।
ECC का मतलब होता है हमारा ERP सेंट्रल कंपोनेंट। ये हमारा एक सेंट्रल कंपोनेंट है। अब इसको हम सेंट्रल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा कंपनी का सेंट्रल कंपोनेंट क्यों बना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चेंज होता है। जिस टाइम में ACC आया, ये अराउंड 2000 के आसपास की बात है। ईयर 2000 के आसपास में आपका ACC आया था। उस टाइम में मार्केट में वेब एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था। कंपनी वेब एप्लीकेशन बना रही थी, उसके बाद कंपनी के पास बहुत सारा डेटा था, क्योंकि उस समय बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ गए थे, बहुत टाइप का इंटीग्रेशन हो रहा था। मैक्सिमम कंपनी वेब पोर्टल या सॉफ्टवेयर पे आ गई थी। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड था वो वेब एप्लीकेशन का था। वेब एप्लीकेशन का डिमांड था कि हर कंपनी ऑनलाइन जाना चाह रही थी। उसके बाद वेयर हाउस का डिमांड था। वेयर हाउस का डिमांड क्यों था कि वेयर हाउस पे हर कंपनी के पास ह्यूज डेटाबेस थी, तो हर कंपनी चाह रही थी कि हमारे पास डेटा मैनेज करने के लिए एक अलग से वेयर हाउस हो और वेयर हाउस कनेक्टेड वे में हो। उसके बाद कंपनी इंटीग्रेशन पे जा रही थी कि एक एक कंपनी के पास 4-4, 5-5 एप्लीकेशन था, 4-4, 5-5 सॉफ्टवेयर था। तो कंपनी चाह रही थी कि सारा का सारा एप्लीकेशन हमारा इंटीग्रेटेड वे में काम करे। तो उस टाइम में वेब एप्लीकेशन, वेयर हाउस और इंटीग्रेशन का डिमांड बहुत हाई था। अब SAP का लिमिटेशन था कि SAP जो आपका था वो ABAP स्टैक पे था। ABAP स्टैक पे सबसे बड़ा इशू था कि SAP ABAP स्टैक से बाहर कनेक्ट नहीं कर सकती थी। SAP के अंदर जो एप्लीकेशंस थे, SAP के अंदर जो मॉड्यूल्स थे, वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। बट ABAP स्टैक से आप जावा की तरह या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप बाहर वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे। आप टैब या कोई भी जो एप्लीकेशन था, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको बनाना था, वो एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे। इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको उसका रन टाइम चाहिए होता है। और रन टाइम तभी आपको मिलेगा जब आपका, जैसे सपोज जावा का JRE है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो हर जगह अवेलेबल होता है, हर सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो आपका रन टाइम एनवायरनमेंट इस टाइप का हो जो हर एक सिस्टम में अवेलेबल हो। सपोज हर कंपनी आजकल मैक्सिमम जो विंडो इंस्टॉल हो रहा है, मैक इंस्टॉल हो रहा है, सबके पास आपका JRE इंस्टॉल होता है, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल होता है। बट ABAP का रन टाइम एनवायरनमेंट आपको ABAP के एप्लीकेशन सर्वर पे ही मिलता है, आपको हर जगह नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन था कि ABAP स्टैक वेब एप्लीकेशन या वेयर हाउस के साथ या इंटीग्रेशन को कैसे सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे SAP ने एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाया जिसको बोला SAP NetWeaver। अब SAP ने NetWeaver को लाया और NetWeaver के अंदर SAP ने क्या किया कि ECC को NetWeaver का पार्ट बना दिया। अब ECC हमारा SAP NetWeaver का पार्ट हो गया और NetWeaver हमारा डुअल स्टैक पे था। एक ABAP स्टैक था, एक जावा स्टैक था। अब ABAP स्टैक से जो आपका जो कोर एप्लीकेशन चल रहा है वो कोर एप्लीकेशन परफेक्ट चल रहा है। प्लस जावा स्टैक ने क्या किया कि आपका बाहर इंटीग्रेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने का, इसके लिए आपका डोर ओपन कर दिया कि आप जावा के रास्ते बाहर जाकर सब कुछ कर सकते थे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप हो गए। यहाँ पे ABAP स्टैक के साथ आप कोर एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, प्लस जावा के साथ आप बाहर के एप्लीकेशन पे आपने काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों रास्ता खुल गया कि आप कोर सिस्टम पे भी हैं और कोर सिस्टम को बाहर जाने का रास्ता मिल गया कि वो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या टेबलेट का एप्लीकेशन हो, टेबलेट पे एप्लीकेशन बना सकती थी। अब SAP NetWeaver के आने के बाद यहाँ पे WebDyn Pro का कॉन्सेप्ट आ गया। SAP के अंदर वेब एप्लीकेशन बनने लगा। SAP का अपना मिडिलवेयर PIPO आ गया जो कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने लगा। साथ में यहाँ पे SOAP, रेस्टफुल API, सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना शुरू हो गया। प्लस कनेक्टेड वे में आपका वेयर हाउस भी हो गया। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि SAP NetWeaver ने SAP का जो कोर एप्लीकेशन था
उसको बाहर के दुनिया में जाने के लिए एक रास्ता दे दिया कि जिससे वो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या बाहर के एप्लीकेशन के साथ वो कम्युनिकेट करने लगी, बात करने लग गई। अब जब नेट वीवर आया था उस टाइम में एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आया था। वो हमारा नया कॉन्सेप्ट था माई एसएपी का। माई एसएपी कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो एक जस्ट ब्रांड नेम था जिसको हमने मार्केटिंग अम्ब्रेला भी बोला था कि एक मार्केटिंग अम्ब्रेला है। सपोज जैसे आप एक आउटलेट्स, आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी अपना एक आउटलेट्स खोलती है और अपने सारे प्रोडक्ट को वहाँ पे रखती है कि मार्केट में जो भी आता है उस प्रोडक्ट को देखता है, उसको उसमें से एक प्रोडक्ट चाहिए या उसको पूरा का पूरा बंडल चाहिए या उसको जिस टाइप से वो प्रोडक्ट चाहिए वो उसमें से उतना अपने हिसाब से परचेज करता है। तो एसएपी ने भी यही काम किया था। उसने एक माई एसएपी करके एक अम्ब्रेला बनाया जिसके अंदर एसएपी के पास उस टाइम जितना प्रोडक्ट था उसने वहाँ पे सारे प्रोडक्ट को रखा और माई एसएपी के नाम से बेचना शुरू किया कि ये हमारा प्रोडक्ट का बंडल है। अगर आप इसमें से सारा बंडल लेना चाहोगे तो आपको इतना का कॉस्ट आएगा। इसमें से आप सिंगल ले सकते हो या इसमें से आप 2-3 जो भी आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट है आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। पर माई एसएपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम तक चला था क्योंकि माई एसएपी बिजनेस स्वीट में चेंज हो गया था कुछ ही टाइम के बाद और बिजनेस स्वीट के बाद ये अभी S4 हना का पार्ट हो गया है। तो ये माई एसएपी का कॉन्सेप्ट अभी मार्केट से चला गया। मैंने आपको इसलिए बताया कि बीच में माई एसएपी का भी कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम के लिए मार्केट में था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ECC आने के बाद आपके अबैप में क्या क्या ऐड हुआ। तो यहाँ पे अबैप जो हमारा स्टैंडर्ड एनहेंसमेंट था उसमें एग्जिट बॉडी का कॉन्सेप्ट, बॉडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4.6 से ही बॉडी आ गया था, पर बॉडी इतना मैच्योर नहीं था क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट R3 सिस्टम में इतने बड़े लेवल का नहीं था। यहाँ पे बॉडी का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे एनहेंसमेंट फ्रेमवर्क, वैलिडेशन, सब्स्टिट्यूशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट, इस सारा का कॉन्सेप्ट था। प्लस यहाँ पे आपका जो कस्टमाइजेशन का पार्ट था, कस्टमाइजेशन के पार्ट में आपका क्लासिक रिपोर्ट, ALB रिपोर्ट प्लस SAP स्क्रिप्ट, स्मार्ट फॉर्म पहले से था। यहाँ पे आपका नया एडोब फॉर्म ऐड हुआ क्योंकि उस टाइम में ADS सर्वर चाहिए होता था एडोब फॉर्म को एग्जीक्यूट कराने के लिए और ADS सर्वर आपका वेब स्टैक पे चल नहीं सकता था। तो उस जावा स्टैक आने के बाद आपका जो सॉल्यूशन मैनेजर का कॉन्सेप्ट आया था जावा स्टैक के ऊपर, उसके ऊपर SAP ने अपने सारे सर्विसेज इंस्टॉल किए थे जिसमें एक सर्विस ADS का भी था जिससे SAP ECC को एडोब फॉर्म का सपोर्ट मिल गया था। उसके बाद BDC FM या LSMW पहले से था, वर्क फ्लो भी था। यहाँ पे आपका वेब बेस्ड कॉन्सेप्ट जावा स्टैक के बाद आया कि वेब डैन प्रो या ESS AMS से जो एम्प्लॉय का हमारा सेल्फ सर्विस पोर्टल या मैनेजर का सेल्फ सर्विस पोर्टल का कॉन्सेप्ट आया। इसमें कुछ लास्ट में जाकर फ्यूरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, बट फ्यूरी सक्सेस नहीं था ECC के साथ। यहाँ पे उसके बाद इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि जावा आने के बाद PIPO, यहाँ पे SOAP प्लस REST API सारा का कॉन्सेप्ट आपको SAP ECC के अंदर मिल गया था। तो यहाँ पे अब हमारा SAP अबैप जो था वो चेंज हो चुका था। यहाँ पे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टूल्स आ गया था जो ECC तक का मैंने भी आपको ओवरव्यू दिया। ECC तक जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी हमने जिसको बोला था, यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो पुराना R3 था प्लस जहाँ पे हमने ECC लिखा ये ECC में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे आपका ECC तक हमारे पास SAP अबैप के अंदर डेवलपमेंट का स्कोप इस स्क्रीन के हिसाब से हो गया था। अब मैं मूव कर रहा हूँ फ्यूरी के साइड। फ्यूरी पे चलने से पहले यहाँ पे मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दूँ। एक तो SAP हना जो हमारा एक डेटाबेस था जो जिसमें सिर्फ डेटाबेस ही था, हना सिर्फ डेटाबेस ही है। उसके बाद S4 हना SAP का जो पुराना GUI एप्लीकेशन था, क्लासिक एप्लीकेशन प्लस हना जो डेटाबेस जो SAP ने अपना डेटाबेस लाया था। मतलब यहाँ पे SAP का अपना एप्लीकेशन और अपना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि ECC का अपग्रेडेड वर्जन प्लस SAP का अपना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया था।
प्लस वेब एप्लीकेशन पे जाने के लिए SAP ने अपना एप्लीकेशन डेस्कटॉप के लिए भी ला दिया था, जो पुराना क्लासिक GUI था, प्लस फ्यूरी का कॉन्सेप्ट ला दिया था, जिससे आप वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या टैबलेट का एप्लीकेशन आप बना सकते थे। मतलब जब SAP ने अपना डेटाबेस लाया तो उस डेटाबेस पे SAP ने सब कुछ आपको सपोर्ट में दे दिया कि आप अपना वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पुराना जो आपका सोर्स कोड है, क्लासिक का ऐप है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा, जो न्यू टेक्नोलॉजी है आपको वो भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं SAP HANA को देखते हैं। SAP HANA SAP का अपना डेटाबेस था। जैसे साइबेस भी SAP का अपना ही डेटाबेस है, पर SAP ने इसको परचेज किया था बाद में, बट SAP ने HANA को खुद से बनाया है। तो SAP के पास अपना इतना बड़ा इन मेमोरी प्रोसेस डेटाबेस था, प्लस उस टाइम में मार्केट में जो हम ECC के साथ यूज करते थे, वो मार्केट में जो बहुत सारे ट्रेडिशनल डेटाबेस था, जो Oracle था, यहाँ पे MS SQL था, साइबेस था, MySQL था, ECC के साथ मार्केट में यही डेटाबेस यूज होता भी था, अभी हो भी रहा है। अब यहाँ पे SAP ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जो SAP के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे या ECC के जो न्यू कस्टमर आ रहे थे, उसको SAP ने ऑफर किया कि आप SAP S/4 HANA को अपने ECC के साथ यूज करो। मतलब आपका एप्लीकेशन ECC रहेगा, बट आपका डेटाबेस HANA हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक पुराना खटारा गाड़ी है, जिसमें कंपनी बोल रही है कि आप ये BMW का ब्रांड न्यू आप इंजन ठोक दो और आप उसको चलाओ। ये कॉन्सेप्ट मार्केट के लिए थोड़ा सा अटपटा था, ऑब्वियस था कि अटपटा था मार्केट के लिए। तो मार्केट में मैक्सिमम जो कस्टमर था उसने ना किया था इस वाले कॉन्सेप्ट को, बट कुछ कस्टमर ट्राई करना चाहते थे, जानना चाहते थे HANA के बारे में कि HANA क्या है, इन मेमोरी प्रोसेस क्या है, इसमें जो कॉलम बेस्ड टेबल का कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। तो कुछ कंपनी ने ECC के साथ भी HANA को चलाया था उस टाइम में, बट ECC का और HANA का जोड़ी चला नहीं। उसके बाद SAP का अपना अपग्रेडेड, जो ECC से अपग्रेड करके अपना न्यू ERP लाई थी S/4 HANA, वो मार्केट में चलना शुरू हुआ। यहाँ पे S का मतलब है SAP बिजनेस स्वीट, और यहाँ पे 4 का मतलब है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आज के डेट में हम चाहते क्या है, सपोज वही है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है कि आज की जनरेशन हमारी चाहती क्या है। तो सबसे पहले चाहती है फास्ट सर्विस हो, सेकेंड चाहती है कि डेटा मॉडल जो हो सिंपल हो, मॉडर्न UI हो, देखने में लुक अच्छा हो UI का, वहाँ पे क्लाउड रेडी हो, हमें नहीं हो कि हर एक चीज़ के लिए इंफ्रा खरीदो, लैपटॉप सिस्टम खरीदो, सर्वर बैठाओ, नेटवर्क करो, एक टीम रखो। हर कोई चाहता है कि हमारा इंफ्रा में कहीं बाहर क्लाउड पे मिल जाए और हम वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डालें और एप्लीकेशन का यूज करें। प्लस आज के डेट में AI/ML का कॉन्सेप्ट है, तो हर कंपनी चाहती है कि AI/ML हमारे एप्लीकेशन में यूज हो जाए। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का फीचर था जो SAP S/4 HANA में डाला गया, तो इसीलिए इसको हम SAP S/4 HANA बोलते हैं। SAP S/4 HANA के साथ आपका जो प्रेजेंटेशन सर्वर जो GUI यूज हो रहा था वो पुराना क्लासिक GUI था, साथ में HANA का डेटाबेस यूज हो रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब SAP S/4 HANA में आने के बाद जो HANA हमारा डेटाबेस था उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया था इन मेमोरी, और इन मेमोरी के अंदर आया था CDS और AMDP, कोर डेटा सर्विस और ABAP मैनेज डेटाबेस प्रोसीजर का बात। इसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। साथ में एप्लीकेशन साइड में भी बिजनेस ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। हमारे पास एक BOR बिजनेस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था, जो वर्क फ्लो के साथ और वेब डेन प्रो के साथ ECC में चल रहा था। उसी को SAP ने रीस्ट्रक्चर किया, प्लस फ्यूरी के साथ भी चलने के लिए, रेस्ट API के साथ चलने के लिए उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया, और उसको SAP ने फिर BOPF के नाम से हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आ गया था, एक CDS कोर डेटा सर्विस, एक ABAP मैनेज डेटाबेस प्रोसीजर,
और एक BOPF का, बिजनेस ऑब्जेक्ट का। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इन मेमोरी प्रोसेस क्या है। इन मेमोरी प्रोसेस में CDS और AMDP का रोल क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आप लेकर चलो कि CDS नहीं था, AMDP नहीं था, हम सिंपल प्रोसेसिंग पहले जो ABAP में करते थे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सिंपल प्रोसेसिंग का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। हमारा एक प्रेजेंटेशन लेयर था। सपोज आपके पास यूजर था, जो यूजर आपके एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता था। रिक्वेस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से डेटा लेती थी और यूजर को आउटपुट देती थी। यही कॉन्सेप्ट था पुराना हमारा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि अब यहाँ पे क्या था, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा एप्लीकेशन सर्वर को। अब एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे क्या करती थी, एप्लीकेशन सर्वर का यहाँ पे काम था उस रिक्वेस्ट को मैनेज करना, डेटाबेस के पास जाना, वहाँ से डेटा लेना, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसको प्रोसेस करना, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के लिए प्रिपेयर करना और आउटपुट देना। ये काम था एप्लीकेशन सर्वर का। अगर आप कोई इंसर्ट या अपडेट का कमांड भेज रहे हो तो सेम काम था कि रिक्वेस्ट को मैनेज करना, उसको डेटाबेस में देना, डेटाबेस उसको कमिट करेगी, फिर वहाँ से जो डेटाबेस रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करेगी, जो न्यू नंबर जो एप्लीकेशन ने उसको दिया, वो एप्लीकेशन सर्वर ही वो न्यू नंबर यूजर को रिटर्न कर देगा। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था जो सिंपल प्रोसेसिंग के साथ चलता था। अब यहाँ पे क्या था कि सपोज आपका 200 प्लस यूजर आपके एप्लीकेशन सर्वर के साथ लॉग्ड इन है। अब लॉग्ड इन में क्या है, किसी ने सेल्स रजिस्टर का रिक्वेस्ट किया, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, किसी ने बिल रजिस्टर का रिक्वेस्ट किया, किसी ने यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन कमिट होने के लिए भेजा, किसी ने बैकग्राउंड जॉब चला दिया, किसी ने वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेज दिया। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइप का आपके पास रिक्वेस्ट आ गया। अब एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को मैनेज करती है, जो फर्स्ट इसका काम है। सेकेंड, वो डेटाबेस के पास जाती है, वहाँ से उस हिसाब से डेटा लेकर आती है, फिर उस डेटा को एनालाइज करती है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है। अब ये जो 2, 3 और 4 जो हमारा पॉइंट है, जो डेटा डेटाबेस से लेकर आना है, जो डेटा को एनालाइज करना है और जो डेटा को प्रोसेस करना है, ये जो 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट बहुत ही टाइम टेकन था। अगर सपोज आपने कोई मंथली डेटा चला दिया या आपने कोई इतना बड़ा रिपोर्ट चला दिया या कुछ इस टाइप का आपने प्रोसेस चला दिया जिसमें ह्यूज डेटा है, तो आपका 2 से 3 प्रोसेस ही आपके सिस्टम को स्टक कर देती थी। मतलब सिस्टम जहाँ था वहीं रुक जाता था। अब इससे क्या होता था कि आपको प्रोसेसिंग का एक मैसेज आना शुरू हो जाता था, प्लस आपको या तो आउटपुट बहुत लेट मिलता, एक तो आउटपुट आपको बहुत लेट मिलता, नहीं तो आपका प्रोसेस वहीं पे स्टक पड़ा होता। आपका प्रोसेस अब स्टक हो गया। अब उस केस में आप क्या करते हैं कि उसको बैकग्राउंड से जाते, फिर उस प्रोसेस को किल करते। प्रोसेस को किल करने के बाद आपका एप्लीकेशन सर्वर फिर न्यू यूजर का रिक्वेस्ट लेना शुरू कर देती थी। तो ये था हमारा सिंपल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टक हो रहा था। अब हम चलते हैं इन मेमोरी प्रोसेस में, जहाँ पे हमारे पास CDS का कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पे हमारे पास AMDP का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ भी सेम, यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया आपके एप्लीकेशन सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर का काम मैनेज करना है, डेटा लेना है, एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पे जब इन मेमोरी प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आया और CDS और AMDP का कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट में जो आपका 2, 3 और 4 पॉइंट है, इससे एप्लीकेशन सर्वर पुश कर देती है डेटाबेस के साइड में। मतलब ये तीनों पॉइंट आपका एप्लीकेशन सर्वर पे प्रोसेस नहीं होता है, ये तीनों पॉइंट आपका डेटाबेस पर जाके प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इसको कोड पुश डाउन कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि मेन जो हमारा टाइम टेकन वाला जॉब है, जो प्रोसेस है, उसको डेटाबेस पे पुश कर देना। प्लस इसको लॉजिक टू डेटा भी बोलते हैं कि आपने उसके साथ में कुछ लॉजिक भी भेजा कि आप वहाँ पे जो डेटा रेडी कर रहे हो वो डेटा को इस लॉजिक से बनाना और फिर हमें आउटपुट के लिए देना। यहाँ पे CDS और AMDP का कॉन्सेप्ट काम करना शुरू किया। इसने अपने 2-3 पॉइंट को डेटाबेस पे पुश किया। मतलब अगर इसको हम एग्जाम्पल में समझाएं तो
सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने ऑर्डर किया। अब सपोज जो ऑर्डर लेने के लिए वहाँ पे एक स्टाफ खड़ा है, वो स्टाफ आपसे ऑर्डर लेता है, फिर ऑर्डर लेकर वो किचन में जाता है, वो आपके लिए फूड प्रिपेयर करता है, फिर फूड प्रिपेयर करने के बाद आपको सर्व करने के लिए आता है। तब तक जो बाकी लोग जो रेस्टोरेंट में आए हैं वो वेट करते हैं कि जब तक वो आपका ऑर्डर सर्व करेगा, उसके बाद वो दूसरे के पास जाएगा, उसका भी सेम प्रोसेस होगा, ऑर्डर लेगा, उसके ऑर्डर को खुद से किचन में जाकर प्रिपेयर करेगा और वो फिर लाकर सर्व करेगा। यहाँ पे एक दूसरा रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो एक स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, जिसका काम है आपसे ऑर्डर लेना और ऑर्डर को किचन टीम को दे देना। फिर जब किचन टीम उस फूड को प्रिपेयर कर देती है, फिर उसको लाकर आपके टेबल पे सर्व करना। अब जो यहाँ पे ऑर्डर लेना और ऑर्डर सर्व करने वाला जो काम है वो एक स्टाफ के पास है, और जो फूड प्रिपेयर करने वाला जो काम है वो किचन टीम है, वो दूसरे स्टाफ का काम है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर लेने वाला जो स्टाफ है, अब जो फूड प्रिपेयर करने वाला जो टाइम है उस टाइम में वो खाली रहेगा, तो एक से ज़्यादा और जल्दी जल्दी ऑर्डर ले सकता है और जल्दी जल्दी वो ऑर्डर को सर्व कर सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि अगर एप्लीकेशन सर्वर अपना सारा जो मेन प्रोसेस का लोड है अगर डेटाबेस पे पुश कर देती है तो एप्लीकेशन सर्वर उस टाइम में खाली रहेगी। तो फिर जो न्यू यूजर का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर पे आएगा तो न्यू यूजर के रिक्वेस्ट को ले सकती है, फिर डेटाबेस को दे सकती है। तो उसका काम यही है कि ऑर्डर लिया और किचन टीम को दे दिया, ऑर्डर लिया किचन टीम को दे दिया, मतलब यहाँ से यूजर का रिक्वेस्ट लिया डेटाबेस को दे दिया, यूजर का रिक्वेस्ट लिया डेटाबेस को दे दिया। मतलब एप्लीकेशन सर्वर का लोड आपका 90% तक कम कर दिया इन मेमोरी प्रोसेस कॉन्सेप्ट ने और CDS AMDP कॉन्सेप्ट ने। तो यहाँ पे आपका सिस्टम CDS AMDP के बाद फास्ट चलना, फास्ट नहीं आप बोल सकते हो कि 80% तक फास्टर हो गया पुराने SAP ECC के कॉन्सेप्ट से। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि पुश डाउन, कोड पुश डाउन जो CDS है और AMDP लॉजिक टू डेटा क्या है। सिंपल सा है कि आपने, जैसे मैंने आप दिखाया भी है कि 2 टेबल लिया आपने या 2 से मल्टीपल टेबल लिया आपने। मैंने यहाँ पे 2 टेबल के साथ आपको एग्जांपल दिया है कि एक सिनेरियो है जहाँ पे आपने 2 टेबल लिया, दोनों टेबल को ज्वाइन किया, उससे आपको कुछ डेटा मिला, फास्टर होगा, डेटा मिल गया आपको, इस डेटा को आपने आउटपुट में दे दिया। ये वाला काम एप्लीकेशन सर्वर करती थी, एप्लीकेशन सर्वर से इसका लोड खत्म हो गया। वो इस एप्लीकेशन सर्वर को डेटा कितना मिलेगा, जितना फील्ड आपने रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पे क्या होता था कि हर टेबल से डेटा प्लस की के साथ डेटा लाना होता था एप्लीकेशन सर्वर को, और फिर यहाँ पे लूप चलाकर उसको की के साथ मैच करके डेटा को प्रिपेयर करना होता था। वो सारा का सारा प्रोसेस डेटाबेस के साइड में चला गया, आपको डेटा मिल गया। अब डेटा में जो आपको लॉजिक लगाना है, आपने लॉजिक लगाया और डेटा को आउटपुट के लिए दे दिया। यहाँ पे आपने लॉजिक लगाया, AMDP में डेटाबेस में ही आपने लॉजिक लगाया। कॉन्सेप्ट बस यही चेंज होता है कि यहाँ पे आपने CDS में लॉजिक लगाया, AMDP के अंदर लॉजिक लगाने वाला काम भी आपने AMDP के अंदर आपने डेटाबेस के ही अंदर किया। तो ये सर्विस आपका CDS के हिसाब से ही फास्ट, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि CDS से भी ज़्यादा फास्ट काम आपका AMDP प्रोसेस करेगा। बट हाँ, डेटाबेस में कुछ टाइम लेगा क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही वो प्रोसेस कर रहा है। पर बहुत लोग AMDP को लाइक करते हैं, बहुत AMDP को जो डेवलपर हैं, जो डेटाबेस वाले हैं, वो लाइक नहीं करते। उसका रीज़न है क्योंकि वो टेम्पर्ड डेटा आता है। क्योंकि अगर आपने कोई लॉजिक लगा के डेटा को चेंज कर दिया तो एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि टेबल में क्या था और एग्जैक्ट हमारा जो आउटपुट आ रहा है आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो यूज होता है आपका CDS का यूज होता है। AMDP का यूज अगर आपको पता है कि हमें सिर्फ आउटपुट रेडी डेटा हमें लेना है डेटाबेस से और आपको क्लियर है, तब आप यहाँ पे AMDP का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं BOPF, जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के साइड में भी एक चेंज हुआ था। जो वर्क फ्लो ट्रिगर कराने के लिए जो फ्लोर प्लान मैनेजमेंट था वेब प्रो के अंदर, जो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट EWM का, जो हमारा वेब एप्लीकेशन जो मिलनी था, तो वहाँ पे कोई भी
बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए कि सपोज जैसे आपको वर्क फ्लो ट्रिगर कराना है, आपके बॉस ने अप्रूव किया, एक इवेंट ट्रिगर हो गया, फिर वहाँ से उसने अप्रूव किया, एक ट्रिगर इवेंट हो गया, प्लस उसके साथ कुछ लॉजिक लिखना, प्लस उसको किसी कंडीशन बेस्ड पे रन कराना, और कंडीशन जो है आपको बाहर से एज ए एनहेंसमेंट उसमें डालना। तो यहाँ पे BOPF का कॉन्सेप्ट आया था, जो BOR मैंने पहले भी आपको बोला था, बिजनेस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन था, एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी था हमारा BOR। कि सपोज जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि अगर आपको एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप चाहते हो कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय आपका 4-5 ऐसा फील्ड है जिसको आप वैलिडेट करना चाहते हो, कि कस्टमर का कुछ क्रेडिट लिमिट हो या जो भी मतलब आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे एक बिजनेस लॉजिक बाहर से लगा दोगे, वो BOPF के अंदर आप कर सकते हो। या कोई भी इवेंट, सपोज जैसे आपका जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ, तो इस यूजर को ईमेल और इस हिसाब से सपोज एक कंडीशन बेस्ड कोई इवेंट ट्रिगर होना, ये आप BOPF के अंदर कर सकते हो। मैंने आपको पहले बोला था कि ये ट्रांसपोर्टेशन EWM में ज़्यादा यूज होता था। मेनली जो ये पार्ट है आपके वेब एप्लीकेशन का पार्ट है, वेबडेन प्रो का पार्ट है, बट अभी BOPF मार्केट में चल नहीं रहा, क्योंकि BOR के बाद ये BOPF में चेंज हुआ था, बट अभी ये SAP रैप का पार्ट हो गया। तो ये हमारा BOPF था। अब हम चलते हैं, अब हम फ्योरी देखते हैं कि अब सिंपल सी बात है, फ्योरी है क्या। तो एक सिंपल सा आप समझ सकते हैं फ्योरी का कि एक यूजर इंटरफेस है, जो यूजर इंटरफेस एक लाइट वेट यूजर इंटरफेस आप इसको बोल सकते हैं, कि जो आपने वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया। क्योंकि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल पे चलाना है, टैबलेट पे चलाना और आज के डेट में चलाना है, कोई भी अगर आप ऐसा पेज बना देते हैं जो पेज बफरिंग जा रहा है, तो आज के डेट में इस टाइप का एप्लीकेशन यूज होना बंद हो गया। यूजर ही आपका 2 मिनट तक वेट करेगा, या तो कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा। वो देखेगा कि ये एप्लीकेशन अगर इतना लोडेड एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन हम किसी को ऑफर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए SAP ने एक लाइट वेट वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसमें उसने यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया था, जो फ्योरी था, जो डेटाबेस से वो डेटा एक वेब सर्विस बनाता था, वेब सर्विस के साथ आपके कोर एप्लीकेशन को कनेक्ट करता था, और प्लस यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस था, वो यूजर इंटरफेस में HTML जावास्क्रिप्ट का ये यूज करता था। सपोज जैसे आपका पुराना एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि नहीं हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे चले जाए, तो आपको क्या करना है, फ्योरी लेना है। फ्योरी क्या करेगा कि आपके पुराने एप्लीकेशन की जगह आपको एक नया वेब बेस्ड एप्लीकेशन दे देगा। इसके लिए यहाँ पे कुछ लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, XML है, HTML है, CSS है, SAP UI5 भी है, जो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड एक फ्रेमवर्क है, जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही चलता है। तो ये हमारा SAP फ्योरी है। अब चलिए यहाँ पे अब हम समराइज करते हैं। अभी हमने एक समराइज किया था ECC के अंदर, R3 के अंदर जो हम वेब में डेवलपमेंट करते थे, उसके बाद कुछ न्यू फीचर SAP ECC के अंदर ऐड हुआ था। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे S/4HANA और फ्योरी के साथ, देखते हैं कि हमारे SAP वेब में क्या क्या एडिशनल हुआ। तो यहाँ सबसे पहला है न्यू सिंटेक्स का कॉन्सेप्ट, जो बहुत सारा न्यू सिंटेक्स आया, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे SQL में कुछ चेंजेज आया। CDS AMDP मेन हमारा जो चेंज था, CDS AMDP था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडिशनल नहीं था आपका S/4HANA के टाइम, हाँ, बट कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका चेंज हुआ था। तो ये हमारा एडिशनल है, जो हमने पहले जो ECC तक जो अबैप बताया वो, प्लस आप ये अब हमारा अबैप का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाउड के ऊपर। अब क्लाउड की बात करने से पहले सबसे पहले फिर हम चलते हैं मार्केट पे, कि मार्केट में क्या चेंज आया था। जिस टाइम में SAP क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया था, उस टाइम में मैक्सिमम जो कंपनी थी वो क्लाउड के ऊपर जा रही थी। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना इंफ्रा अपने कंपनी के अंदर मैनेज कर रहे हैं, तो आपको एक सर्वर लेना होगा। फिर सर्वर को देखने के लिए आपको पूरा एक IT का टीम, हार्डवेयर का टीम रखना होगा, प्लस आपको सपोर्ट चाहिए होगा, प्लस आपको पूरा LAN वैन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सब कुछ आपको अपने कंपनी के अंदर रखना होगा। तो मेन कंपनी चाह रही थी कि क्लाउड पे हमें स्पेस मिल जाए, हम वहीं पे अपना एप्लीकेशन होस्ट करें और हम क्लाउड से ही अपना एप्लीकेशन चलाएं। तो उस टाइम में 3 बहुत ही फेमस वर्ड आया था, आपने सुना होगा,
शायद सुना होगा, सैस, पैस और आईएस का, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रा एज ए सर्विस। कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी और सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा। सिंपल सा बात है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप ले रहे हो, एक कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऑब्वियस है कि उसका एक्सेस आपको नहीं देगा, वो बस आपको सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए देगा। वो आपसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड या एनुअल बेस्ड जो भी आपके साथ उसका डील होगा उस हिसाब से वो आपसे पैसा लेगा। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सब कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगी। बस आपका काम है उस सॉफ्टवेयर सर्विस को यूज करना, उसके यूआरएल को कॉल करना और वहाँ पे आप अपना काम करोगे। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, आप जो डाटा एंटर करोगे, ऑब्वियस है कि जो डाटा आप एंटर करोगे उसके डेटाबेस में सेव होगा, तो उसके डेटाबेस में जो सेव होगा और डेटा आपका है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कंपनी ने बोला कि हम आपको सब कुछ, सपोज जैसे आपको डॉटनेट का एप्लीकेशन बनाना था, हम आपको डॉटनेट इंस्टॉल करके देंगे। ओरेकल पे डेटाबेस बनाना है, हम आपको ओरेकल इंस्टॉल करके देंगे। पर ओरेकल के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट करना है वो आपका काम है कि आप किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, किस टाइप का मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, किस टाइप का आप ट्रांजेक्शनल डेटा रखना चाहते हैं, किस टाइप का आपके टेबल का स्ट्रक्चर होगा, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है। एप्लीकेशन आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं, किस टाइप का एप्लीकेशन आप यहाँ होस्ट करना चाहते हैं, वो आपका काम होगा। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे एसएपी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन होगा, डेटाबेस होगा, वो कस्टमर का होगा। सर्विस प्रोवाइडर आपको एप्लीकेशन रन करने तक का पूरा सपोर्ट लेगी, आपको सपोर्ट करेगी, बट उसके ऊपर जो एप्लीकेशन होगा, डेटाबेस होगा, वो आपको डिसाइड करना है। थर्ड आया था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ सर्वर और स्टोरेज दूंगा। अब उसके बाद आपको जो करना है, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, आपको जिस टाइप का एप्लीकेशन रन टाइम डालना है, सपोज आपको जावा डालना है, एसएपी का डालना है, तो आप यहाँ पे अपना इंस्टॉल करा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे चला सकते हैं। मतलब स्टोरेज आपने सपोज जैसे सर्वर परचेज किया और सर्वर के अंदर आपने स्पेस परचेज किया, बस वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे कम हो गया। बाकी सब कुछ जो उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, जो एप्लीकेशन बनाना है, डेटाबेस बनाना है, उस सारा का सारा काम आपका है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम 90% है, 10% काम, 10% भी नहीं बोल सकते, 5% 6% काम जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रा एज ए सर्विस में। मतलब एसएपी के अंदर भी ये तीनों कॉन्सेप्ट था कि आप सैस ले लो। तो यहाँ पे आपका मैं आगे बताऊंगा कि एसएपी इसको सैस को कैसे एज ए पब्लिक क्लाउड यूज कर रही है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने अभी जो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाया, मार्केट का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बताया कि सैस पैस एस होता क्या है एग्जैक्टली। मतलब मेनली मैं आपको बता रहा था कि सैस पैस ऐसो होता क्या है, कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर क्या मैनेज करेगा और आप क्या मैनेज करोगे। जैसे मैंने सैस में लिखा कि यहाँ पे सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा, आप सिर्फ इसका यूज करोगे। पैस में मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन आप मैनेज करोगे, डेटाबेस में डेटा आप डालोगे, बाकी रन टाइम इन्वायरमेंट तक सब कुछ आपको सर्विस प्रोवाइडर देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आपको मैनेज करना है, सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंफ्रा दे देगी, उसके बाद सब कुछ आपको मैनेज करना है। गूगल क्लाउड भी है, अमेजॉन एजोर भी है, तीनों मार्केट के टॉप क्लाउड सेलर हैं जो मार्केट में क्लाउड स्पेस सेल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ऑन प्रमाइस सिस्टम और क्लाउड सिस्टम। ऑन प्रमाइस सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि हम अपने कंपनी के इंफ्रा के अंदर कोई सर्वर होता है, सर्वर के अंदर हम एप्लीकेशन डालते हैं, एक सर्वर में हम अपना डेटाबेस डालते हैं, प्लस हमारा जो यूजर है, यूजर यूज करता है, एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट जाता है, एप्लीकेशन से डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाता है, फिर यूजर तक उसका आउटपुट आता है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक सर्वर लेना होता है जो आपको अपने नेटवर्क में रखना होता है। यहाँ पे सब कुछ एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, रन टाइम इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर का नेटवर्किंग, आपका वर्चुअलाइजेशन, सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। एक क्लाउड सिस्टम है जो मैंने आपको अभी बताया कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रा एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट है। अब एसएपी के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट आ गया कि आप अपने एसएपी एप्लीकेशन को ऑन प्रमाइस रखना चाहते हो, अपने इंफ्रा के अंदर रखना चाहते हो, या आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ईआरपी को
क्लाउड पे रखना चाहते हो। तो क्लाउड पे अगर रखना है तो क्लाउड के लिए आपको मैंने बता दिया SaaS पे SaaS का ऑप्शन है। अगर आपको ऑन प्रेमाइस रखना है और आपको एसएपी की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, सपोज जैसे अभी बीटीपी चल रहा है, अगर आपको बीटीपी का यूज करना है तो यहाँ पे एसएपी ने आपको बीटीपी यूज करने के लिए न्यू कस्टमर को भी, एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी एक ऑप्शन दिया कि आप बीटीपी यूज करने के लिए आप अपने ऑन प्रमाइस सिस्टम को भी क्लाउड कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपको क्लाउड पे ही जाना है, आप अगर ऑन प्रेम सिस्टम पे भी हो तो वहाँ से भी आप न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी एसएपी का चल रहा है उसका यूज आप कर सकते हो। अभी हम एसएपी क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो एसएपी क्लाउड में सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएपी ने हमें क्या क्या ऑप्शन दिया। तो एसएपी ने एसएपी क्लाउड के अंदर आपको दो टाइप का ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन था प्राइवेट क्लाउड का, एक था पब्लिक क्लाउड का। दोनों में सिंपल सा समझने का कॉन्सेप्ट यही है कि प्राइवेट आपका अपना सामान है, पब्लिक जिसका यूज पब्लिक कर रही है, मतलब सारे के सारे जो कस्टमर है वो एक ही एप्लीकेशन से कनेक्टेड है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक उसका यूज कर रही है। प्राइवेट में कोई भी एनहेंसमेंट कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। पब्लिक प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मार्केट के हिसाब से क्या नीड है, मार्केट में अभी सपोज किस टाइप से अपग्रेड करना है, कौन सा पैच डालना है या मार्केट में कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस हिसाब से वो एप्लीकेशन को अपग्रेड करेगा। अब यहाँ पे एसएपी ने जो ईआरपी का पब्लिक कॉन्सेप्ट लाया, पब्लिक क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट लाया, पब्लिक क्लाउड में यहाँ पे एसएपी ने इसको ग्रो विद एसएपी का नाम दिया, जिसको इसने एज ए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेल करना शुरू किया। ऑब्वियस था कि यहाँ पे कोई भी एनहेंसमेंट, कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको एसएपी नहीं दे सकती थी। प्राइवेट क्लाउड में एसएपी ने आपको एनहेंसमेंट, कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन दे दिया। साथ में एसएपी ने इसको राइज विद एसएपी का नाम दिया, जिसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो मैंने अभी आपको बोला था कि एप्लीकेशन डेटाबेस आप मैनेज कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन आप खुद से मैनेज कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। प्लस जो हमारा क्लासिक अब ऐप था, जो ईसीसी में अब ऐप हमारा चल रहा था, जो S/4HANA के अंदर हमारा अब ऐप चल रहा था, उस अब ऐप का भी यूज आप प्राइवेट क्लाउड में कर सकते हो। मतलब उस अब ऐप का यूज क्या है, एनहेंसमेंट करना, जो आपका जी रिपोर्ट्स बनाना या जी ऑब्जेक्ट्स बनाना, सारा का सारा जो एसएपी क्लासिक अब ऐप का कॉन्सेप्ट है आप प्राइवेट क्लाउड में यूज कर सकते हो। प्लस आप जो क्लाउड का जो न्यू फीचर्स है वो न्यू फीचर्स का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब ऐसे आपको पुराना जो ऑन प्रेम या ईसीसी से जो चला आ रहा था उसका भी बेनिफिट आपको प्राइवेट के अंदर मिल गया। प्लस आपको बीटीपी पे, क्योंकि आप यहाँ पे वेब पे हो तो बीटीपी यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन, इस सब का भी आपको यहाँ पे फीचर और बेनिफिट मिल गया। क्या मतलब आपका यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड जो है यूज होना ज़्यादा शुरू हो गया। पब्लिक क्लाउड जो छोटी कंपनी थी, जिस कंपनी में सपोज उसको 10 यूजर के लाइसेंस चाहिए, किसी कंपनी को 10 यूजर का लाइसेंस चाहिए, 15 यूजर का 1 या 2 मॉड्यूल ही चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वो प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड का कॉस्ट पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा है और पब्लिक क्लाउड में आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो सब कुछ आपको कुछ मेंटेन करना ही नहीं है, सब कुछ एसएपी मेंटेन करके आपको देगी, आपको बस यूज करना है। तो मैक्सिमम जो छोटी कंपनी थी, मिड लेवल की कंपनी थी, वो पब्लिक क्लाउड के साइड में शिफ्ट हो गई। और जो बड़ी कंपनी थी या जिस कंपनी के पास ब्राउनफील्ड का मतलब है कि पहले से एसएपी ईसीसी यूज कर रहा था, S/4HANA यूज कर रहा था, वो क्लाउड के ऊपर मूव किया था, तो उसके पास पहले से ही बहुत सारा एनहेंसमेंट, कस्टमाइजेशन पड़ा होगा, तो उससे उस फीचर का भी यूज करना है, प्लस क्लाउड का भी बेनिफिट चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो मैक्सिमम बड़ी कंपनी थी वो प्राइवेट क्लाउड के साइड आ गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्राइवेट क्लाउड का और पब्लिक क्लाउड का। कुछ एप्लीकेशन आप चाहते हो कि हमें ऑन प्रेम पे भी रखना है, कुछ एप्लीकेशन आप चाहते हो कि हमारा क्लाउड पे हो। तो यहाँ पे एसएपी ने हाइब्रिड मॉडल दे दिया आपको कि हाइब्रिड मॉडल है, आप इसका यूज करो, कुछ एप्लीकेशन आप यहाँ रखो, कुछ एप्लीकेशन आप क्लाउड पे भी रख सकते हो। मतलब अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आप ऑन प्रमाइस थे, यहाँ पे क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया और मैक्सिमम कंपनी जो है ऑन प्रमाइस से क्लाउड पे मूव कर गई। क्लाउड पे मूव करने के बाद उसका एक पूरा का पूरा कोर सोल्यूशन हो गया कि उसके पास क्लाउड का फीचर आ गया, प्लस उसके पास जो क्लासिक अब ऐप चल रहा था, अगर आपने प्राइवेट क्लाउड तक लिया है तो
आपका वो भी बेनिफिट मिल गया। तो आपको यहाँ पे सब कुछ का बेनिफिट क्लाउड के ऊपर मिलना शुरू हो गया। बट जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ पे कुछ इशू भी आना शुरू हो गया। अब इशू क्या था कि सपोज आपका जो पुराना क्लासिक वेब था, जो ऑन प्रेमाइस था या ईसीसी में था, वहाँ पे हम क्या करते थे कि कहीं भी जाकर सपोज आपने एसएपी से एक्सेस की भी लिया, आप डायरेक्ट जाके उसके कोड में स्टैंडर्ड जो एसएपी का डिलीवर कोड था आप उसको चेंज कर देते थे। कहीं भी आप गए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एनहेंसमेंट डाल दिया, कहीं भी आपने एग्जिट डाल दिया, अपना लॉजिक डाल दिया, मतलब एप्लीकेशन को आप किसी भी लेवल तक जाके चेंज कर सकते थे। अब क्लाउड पे न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहती है। अब एसएपी को क्या था कि उसको अपग्रेड करना था, पैच डालना था। अब जब भी वो अपग्रेड करने जाएगी, पैच डालने जाएगी, तो ऑब्वियस है कि आपका एनहेंसमेंट उसको दिक्कत करेगा वहाँ पे, क्योंकि आपने जहाँ पे एनहेंसमेंट डाला है हो सकता है स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशन हो पैच या अपग्रेड के साथ ला रहा है वो आपको सपोर्ट ना करता हो। वहाँ पे आपके सिस्टम को अपग्रेड करना, वहाँ पे पैच डालना एसएपी के लिए बहुत बड़ा इशू बन गया। तो एसएपी ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया, वो था कीप द कोर क्लीन। कीप द कोर क्लीन का मतलब है कि आपका एक कोर एप्लीकेशन है। कोर एप्लीकेशन में हमारा क्या है कि जो हमारा जो कोर बिजनेस है, जिसको मैंने कोर प्रोसेस बोला था, डिपार्टमेंट बोला था, एक हमारा जो कोर बिजनेस है जो एसएपी स्टैंडर्ड ने हमें डिलीवर, एसएपी स्टैंडर्ड ने हमें बना कर दिया है, उसको आपको टच नहीं करना, उसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। आपको हम चेंज करने के लिए अलग रास्ता दे रहे हैं, वो डी कपल्ड भी रास्ता होगा, मतलब कि आप बाहर से लाओ, यहाँ पे अपना एनहेंसमेंट डालो। जब भी हमें अपग्रेड करना होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो एनहेंसमेंट है, कस्टमाइजेशन है, हम उसको वहाँ से डीकपल्ड करेंगे। डीकपल्ड करते ही हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो क्लीन होगा, हम उसको प्रॉपर पहले अपग्रेड करेंगे, फिर आपके एप्लीकेशन को अपने साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे एसएपी ने बोला कि आप बाहर से एक्सटेंशन के साथ कोई भी एनहेंसमेंट कस्टमाइजेशन डालो, डायरेक्ट जो आप एसएपी के कोर एप्लीकेशन में जाकर चेंज कर देते हो, यहाँ पे जाकर आप एग्जिट डाल देते हो, एनहेंसमेंट डाल देते हो, कोड डालते हो, वो डालना बंद कर दो। आपका जो कोर एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल क्लीन रखो कि हमें अपग्रेड करने में, पैच करने में किसी टाइप का दिक्कत ना हो। प्लस एसएपी ने जो S/4HANA ऑन प्रेम था, ऑन प्रेम वालों को भी ये सजेशन दिया कि आप भी इसको फॉलो करो, जिससे आपको पैच डालने में, आपको अपग्रेड करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि विदाउट एग्जिट, विदाउट एनहेंसमेंट, विदाउट बॉडी हम इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एनहेंसमेंट डालना है, आपको वहाँ पे अपना कोड डालना है, आपको अपना वैलिडेशन डालना है। अब आप सोच रहे होगे कि हम बाहर से कैसे इंजेक्ट करेंगे इसमें कोड अपना, तो उसके लिए एसएपी ने जो सोल्यूशन दिया वो था हमारा की यूजर एक्सटेंसिबिलिटी और डेवलपर एक्सटेंसिबिलिटी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लाया कि उसने कुछ पार्ट, जैसे सपोज आप अपना मोबाइल यूज करते हो, जैसे सपोज थीम चेंज करना है, छोटा मोटा कोई चेंजेज है आप खुद से कर लेते हो, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना नहीं होता है। तो यहाँ पे की यूजर जो हमारा बिजनेस यूजर था, एक एंड यूजर होता है की यूजर, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं की यूजर का बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा एंड यूजर से अपग्रेडेड होता है, जिसको थोड़ा बहुत सिस्टम का नॉलेज होता है। तो यहाँ पे एसएपी ने की यूजर को ये परमिशन दिया, ये की यूजर को ये राइट दिया कि आप भी यहाँ पे एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हो, छोटा मोटा चेंज कर सकते हो। प्लस जो कम्प्लेक्स चेंजेस थे, जो बड़े लेवल के चेंजेस थे, जो कोड लेवल के चेंजेस थे, वो सारा का सारा चेंज एसएपी ने डेवलपर स्टैक में डाल दिया, जो अब ऐप डेवलपर करेगा। तो यहाँ पे दो, एक की यूजर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे आपका, और एक डेवलपर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे की यूजर हम किसको बोलते हैं, जो लो कोड नो कोड वाले हैं, जिसको थोड़ा बहुत कोड का नॉलेज है या जिसको बिल्कुल ही कोडिंग नहीं आता है। यहाँ पे डेवलपर कौन है, जो एक्सपर्ट है, जो कोडिंग करना जानता है, जो इंटीग्रेशन करना जानता है, जो सिस्टम के अंदर कहीं भी जाकर डेवलपमेंट करना जानता है, वो हमारा एक्सपर्ट जो था वो हमारा डेवलपर था। की यूजर जो हमारा बिजनेस यूजर है, जो हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, उसको वहाँ पे उसने जैसे सपोज इंटरफेस मॉडिफाई करना है, सपोज उसका कोई एंट्री फॉर्म है और एंट्री फॉर्म के अंदर 2-3 फील्ड मिसिंग है और यूजर चाह रहा है कि हम इसमें 2-3 फील्ड और होता तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते थे। अब वो क्या करेगा कि डेवलपर के पास जाएगा, उसको बोलेगा। तो यहाँ पे की यूजर को एसएपी ने
एक्सेस दिया कि आप इस फील्ड को ऐड कर सकते हो। जब भी आप फील्ड ऐड करोगे डेटाबेस में, फील्ड अपने आप उस टेबल से रिलेटेड, जो इस टेबल में आप क्रिएट करोगे अपने आप वहाँ क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप डेटा डालकर सबमिट करोगे सेव हो जाएगा। प्लस यहाँ छोटा मोटा बॉडी, मतलब लाइट वेट बॉडी का भी एक्सेस उसने की यूजर को दिया। बाकी जो कम्प्लेक्स कोड था, जो बड़े लेवल का कोड था, बड़े लेवल का एनहेंसमेंट कस्टमाइजेशन था, और एसएपी ने उसको डेवलपर को दे दिया। अब यहाँ पे था टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में चेंज करना था, बिजनेस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, फ्यूरी में चेंज करना है, सीडीएस में चेंज करना है, आपका यहाँ पे ओ डेटा के अंदर चेंज करना है, क्योंकि एक सर्विस चल रहा है, सर्विस में भी हमें चेंज करना है। एक हमारा वेब एप्लीकेशन चल रहा है, वेब एप्लीकेशन में भी चेंज करना है। हमारा कोई इवेंट चल रहा है, इवेंट में भी चेंज करना है। तो यहाँ पे अब इस बड़े लेवल तक एक्सटेंसिबिलिटी पॉसिबल कैसे होगा? तो यहाँ पे हमारा एक मेन हीरो का एंट्री हुआ था। जो हमारा मेन हीरो था एसएपी रैप, जिसे हम बोलते हैं रेस्टफुल वेब प्रोग्रामिंग मॉडल। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि सपोज आपको सीडीएस में चेंज करना है, रैप है। बिजनेस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, रैप है। फ्यूरी डेवलपमेंट में चेंज एक्सटेंशन करना है, रैप है। वो डेटा सर्विस में चेंज करना है, रैप है। मतलब रैप ने एक पूरा का पूरा वेब और कोर सिस्टम के साथ एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, मतलब रेस्टफुल एप्लीकेशन मॉडल बोल सकते हैं उसको। जो रेस्टफुल एप्लीकेशन मॉडल है, जहाँ पे एपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप कहीं भी जाकर कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी जाकर एनहेंसमेंट डाल सकते हैं। वो एनहेंसमेंट आपका डीकपल्ड वे में होगा कि जब भी एसएपी को अपना सिस्टम अपग्रेड करना होगा, न्यू पैच डालना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी डालना होगा, वो आपका जो डला हुआ है एनहेंसमेंट होगा, कस्टमाइजेशन होगा, पहले उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगी। उस डिस्कनेक्ट करते उसका एप्लीकेशन कोर हो गया, क्योंकि एसएपी ने जो हमें डिलीवर किया वही एप्लीकेशन उसको मिलेगी। वो उसको प्रॉपर अपग्रेड करेगा। प्रॉपर अपग्रेड करने के बाद फिर जो आपका एक्सटेंशन है, जो आपका कोड है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर देगा। जैसे आपको सिस्टम रेडी करके देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जितना भी एनहेंसमेंट है, जितना भी कस्टमाइजेशन है, वो वहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा एसएपी रैप का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एसएपी क्लाउड में अबैप साइड में क्या क्या एडिशनल हुआ। अभी मैंने एसएपी R3 के अंदर भी बताया था कि एसएपी अबैप में क्या क्या आया था। एसएपी ECC के अंदर भी बताया था कि एसएपी अबैप में क्या क्या न्यू एडिशन था। आपको फ्यूरी S/4HANA के टाइम में भी मैंने बताया था कि एसएपी में क्या क्या न्यू एडिशन था। अब मैं आपको S4 क्लाउड के अंदर बता रहा हूँ कि एसएपी में क्या क्या एडिशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले रैप, रेस्टफुल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन मॉडल, प्लस जो मैंने आपको बताया था की यूजर और डेवलपर एक्सटेंसिबिलिटी वाली बात, ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था जो हमारा क्लाउड के अंदर ऐड हुआ था एसएपी अबैप के अंदर। मतलब जो फ्यूरी S/4HANA तक मैंने आपको बताया, उसके बाद प्लस ये 4 टॉपिक हमारा और है जो एसएपी अबैप के अंदर एडिशन है। प्लस यहाँ पे चेंजेस क्या था कि सपोज अगर आपको फ्यूरी में चेंज करना है रैप के साथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आपको जी कोड डालने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा है। आप रैप के साथ जाओ, एक्सटेंशन डालो। यहाँ पे कोई भी एनहेंसमेंट करना है आपको रैप के साथ जाना है। यहाँ पे आपको एनहेंसमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अबैप का जो पुराना स्किल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मार्केट से अबैप चला जाएगा, अब न्यू कुछ टेक्नोलॉजी आने वाला है, बट अबैप का यहाँ पे रीयूज हो गया। और यहाँ पे अबैप एक न्यू, मतलब बोल सकते हैं इसको बिल्कुल न्यू अवतार बोल सकते हैं कि एक न्यू, बिल्कुल न्यू फेस के साथ आया अबैप, एक न्यू अवतार के साथ आपका यहाँ पे अबैप आया। अब हम चलते हैं एसएपी बीटीपी के ऊपर। बीटीपी के ऊपर चलने से पहले सबसे पहले फिर हम आते हैं अपने मार्केट के ऊपर कि जिस टाइम में बीटीपी का कॉन्सेप्ट, अभी 2-3 साल पहले से बीटीपी का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा पिक पे है। जब एसएपी बीटीपी का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम में मार्केट में क्या क्या था, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था AI एज ए सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एज ए सर्विस, मशीन लर्निंग एज ए सर्विस एंड IoT एज ए सर्विस। और मार्केट में कुछ हमारे प्रोवाइडर थे, जैसे सपोज ChatGPT है, OpenAI का है, गूगल का है, AWS का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मशीन लर्निंग है। यहाँ पे कुछ ऐसे हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मार्केट में इस टाइप की सर्विस बहुत ही बड़े लेवल पे बेच रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट में AI का कॉन्सेप्ट आ गया था,
मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। आईओटी का जो हम मशीन के साथ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके फ्रिज में भी यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है कि सॉफ्टवेयर प्लस मशीन एक साथ काम करते हैं, इसी को हम आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एआई का यूज मेन क्या हो रहा था कि टाइप्स ऑफ चैटबॉट, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वहाँ पे या कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, एक चैटबॉट का कॉन्सेप्ट आ गया। जो पहले कस्टमर केयर का कॉन्सेप्ट होता था कि आप चैटबॉट के साथ क्वेरी करो, वो आपके क्वेरी को डेटा से डेटा एनालाइज करके आपको जो भी वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है उस हिसाब से आपको आंसर करेगा। यहाँ पे कंटेंट, जैसे सपोज ऑनलाइन आप कुछ भी टाइप करो, वो अपने से पूरे के पूरे वेब को स्कैन करेगा और आपके लिए कंटेंट जनरेट कर देगा, आपका डॉक्यूमेंट एनालाइज कर देगा। वीडियो, यहाँ पे इमेज वीडियो का एनालाइजिंग प्रोसेसिंग चालू हो गया था। इस टाइप से एआई का कॉन्सेप्ट मार्केट में आना शुरू हो गया है क्या, अभी आज के डेट में बहुत बूम पे है। फिर मशीन लर्निंग एज ए कॉन्सेप्ट, सपोज जैसे आप सिंपल सा ले लो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे कंपनी को 2000 प्लस इनवॉइस डेली आ रहा है। अब वहाँ पे जो उसके पास 2000 प्लस इनवॉइस का जो कॉपी आ रहा है, 2000 कॉपी के लिए वहाँ पे उसने स्टाफ रखे हैं। स्टाफ ने एक एक प्रिंट निकाला, वो अपने वेब एप्लीकेशन पे देखे या वो अपने मेल पे चेक करे या उसके पास हार्ड कॉपी है, वहाँ से क्या करता था, सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करता था। सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के बाद वो एंट्री को पार क्या पोस्ट करता था। आज के डेट में क्या हो गया है कि आपने मशीन को लर्न करा दिया है कि इस टाइप का है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर लिखा है तो यहाँ का नंबर बिल या इनवॉइस से रिलेटेड होगा, ऐसा फ़ोन से रिलेटेड होगा, ऐसा अमाउंट से रिलेटेड होगा, ये लाइन आइटम होगा, ये हेडर होगा, ये इसका जीएसटीआर नंबर होगा, पैन नंबर, सब कुछ आपने कंपनी में सेट कर दिया और कंपनी आपने सब कुछ अपने मशीन लर्निंग सिस्टम में सेट कर दिया और मशीन को आपने लर्न करा दिया है कि इस टाइप का फॉर्मेट है तो आपको कैसे उस एप्लीकेशन को ट्रीट करना है। आज के डेट में क्या, कोई भी कस्टमर आपको अपना इनवॉइस मेल करता है, ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग वहाँ से ईमेल को रीड करती है। ईमेल को रीड करने के बाद वो उस फॉर्मेट को रीड करती है। उस फॉर्मेट को रीड करने के बाद या तो टेबल में डेटा को सेव करती है, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन कर देती है कि आपका वो डॉक्यूमेंट बनाकर उस डॉक्यूमेंट को पार्क पोस्ट भी कर देती है। बहुत कंपनी में ऐसा होता है कि पेमेंट तक का ऑप्शन वो सिस्टम से ही रखते हैं कि डायरेक्ट तो पेमेंट तक कर देती है। पेमेंट के इंटरफेस पे आने के बाद उनका जो एचओडी या जो भी उनका जो वहाँ पे बिजनेस यूजर है वो उसको चेक करता है, उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है वहाँ से। तो मशीन लर्निंग का यूज बड़े लेवल तक हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे सपोज इमेज रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल में आप यूज करते हो, फेस दिखाते हो और आपके इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग प्लस आईओटी का यूज बड़े लेवल पे हो गया है। आजकल मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर है वो मशीन के साथ इंटरेक्ट करने लग गई है। सपोज जैसे आप यहाँ से टाइमर सेट करते हो, आपके कार में कुछ एक्टिविटी होता है, सपोज आप घर से पासवर्ड डालते हो, आपका गेट ओपन हो जाता है। आप यहाँ से सपोज आप रास्ते से स्टार्ट करते हो, आपका एसी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा आईओटी का जो यूज था वो भी मार्केट में बड़े लेवल तक आना शुरू हो गया। तो ये एआई एज ए सर्विस, मशीन लर्निंग एज ए सर्विस और आईओटी, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है आज के डेट में। अब एसएपी के पास फिर यहाँ पे चैलेंज था कि एसएपी के पास अपना कोर एप्लीकेशन तो था, जो यहाँ पे क्लासिक अबैप को भी एसएपी ने जगह दे रखा था, ऑन प्रेम को भी जगह दे रखा था, प्लस क्लाउड पे परफेक्ट चल रहा था। प्लस एसएपी ने फिर जब अपने आप को अपग्रेड किया, क्लीन द कोर का कॉन्सेप्ट रखेंगे। क्लीन द कोर का कॉन्सेप्ट था कि यूजर ने की यूजर और डेवलपर के लिए एक्सटेंशन डाल दिया, बोला कि आप डायरेक्ट चेंज मत करो हमारे कोर एप्लीकेशन के अंदर, आपको हम एक्सटेंशन देते हैं, जिसमें एसएपी रैप आया और एसएपी रैप के थ्रू आपको एसएपी ने एक्सटेंशन दिया कि आप इस एक्सटेंशन के रास्ते जाओ, यहाँ से जाकर चेंज करो। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आ चुका था। क्लासिक अबैप है, अगर प्राइवेट क्लाउड तक है, आप ऐसे भी जाके एनहेंस कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर आप ऑन प्रेम पे हैं तो ऑन प्रेम पे आपका सब कुछ ऐसे भी राइट है जो आप वहां पे चेंज कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही अपने एप्लीकेशन को क्लीन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे की यूजर एक्सटेंशन का दोनों का कॉन्सेप्ट था, मतलब आपके पास एक परफेक्ट कोर सिस्टम था। साथ में अब यहाँ पे जो कंपनीज थी, अब कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजीज की भी बेनिफिट चाहिए थी। जो मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी चल रहा था वो था आपका एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी। अब कंपनी को इन न्यू टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट चाहिए था।
साथ में कंपनी को इस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए फुल स्टैक डेवलपर को भी जगह देना था। अगर आपको इस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो इस सारा का सारा यूज आप अबैप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पाइथन का यूज करना होगा, जावा का यूज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट को भी जगह देना था। तो एसएपी ने फिर यहाँ पे इस सारे के सारे प्लेटफॉर्म को मर्ज किया और यहाँ पे एसएपी बीटीपी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गई। यहाँ पे बीटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक जो मैंने आपको बताया पहले से एसएपी का ऑन स्टैक का मतलब है कि जो एसएपी का कोर सिस्टम है, पहले से एसएपी के पास एक कोर सिस्टम था। अब एसएपी अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अपने कोर सिस्टम में डालती तो फिर कोर सिस्टम में बड़े लेवल का एनहेंसमेंट करना होता, प्लस जो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जगह बनाना होता, जो पॉसिबल नहीं था कि कंपनी अबैप स्टैक के ऊपर बाहर के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जगह दे सके। तो यहाँ पे एसएपी ने क्या किया कि अपना जो ऑन स्टैक था, जहाँ पे एसएपी का अपना ईआरपी चल रहा था, एसएपी ने उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए। एसएपी ने एक साइड बाय साइड एक्सटेंशन बनाया और साइड बाय साइड जो स्टैक था उस स्टैक का नाम एसएपी ने बीटीपी दिया, जिसका कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको एसएपी ने एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे एसएपी ने बोला कि आपको जो भी डेवलपमेंट करना है जो फुल स्टैक से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, या जो भी आपको अपना अलग से एप्लीकेशन या कोई बाहर में आपने एप्लीकेशन बना रखा है उसको भी आप लाकर चलाना चाहते हो, तो आपको जो भी करना है आप बीटीपी के ऊपर करो। आप हमारा जो कोर सिस्टम है, हमारा जो ईआरपी है, ईआरपी में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ईआरपी से डेटा चाहिए या ईआरपी के अंदर आपको कुछ इस टाइप का डेटा पुश करना है, जो एसएपी ने बोला कि आपको हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप इस एक्सटेंशन के साथ जाकर आप हमारे कोर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, जो वहाँ पे अबैप एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे दो ऑन स्टैक था, जो हमारा ईआरपी था वो एज इट इज हमारा यहाँ पे विदाउट चेंज चल रहा था। अब यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म आया साइड बाय साइड, जिसको हमने बीटीपी बोला। दोनों को एसएपी ने इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे एसएपी ने आपको बोला कि आपका जो ईआरपी है, ईआरपी का आप यूज कर सकते हो और ईआरपी को यूज करके आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, अपना वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे बीटीपी के अंदर एसएपी ने बाहर के टेक्नोलॉजी के लिए भी जगह बना दी। अगर आपको इसे सिंपल वे में समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज जैसे आपका घर है और घर में आप चाहते हैं कि नहीं, घर में हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन हो, कोई बाहर से हमें मीटिंग या ऐसे हमसे मिलने घर पे नहीं आए, जिसे आना है उसके लिए आपने क्या किया कि साइड बाय साइड एक ऑफिस आपने खोल दिया, या घर के अंदर या कहीं भी आपने एक ऑफिस ओपन कर दिया। आपने बोला कि मैं इस टाइम से इस टाइम या हमेशा मैं अपने ऑफिस में रहूँगा, जिससे भी मिलना है वो ऑफिस में आ सकता है, कोई हमारे घर पे नहीं आ सकता, कोई हमारे फैमिली मेम्बर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सा था। एसएपी का फैमिली मेम्बर कौन था? इसका जो ईआरपी डिपार्टमेंट था, ईआरपी एप्लीकेशन था, वो फैमिली था जो एसएपी का अपना था। प्लस साइड बाई साइड वाले कौन है? जो फुल स्टैक वाले हैं, मशीन लर्निंग वाले, ये सारे के सारे साइड बाई साइड एप्लीकेशन है। तो एसएपी ने बोला कि इसके लिए मैं अलग से एक इन्वायरमेंट बनाता हूँ कि जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन डालो, जहाँ पे आप अपना सर्विसेज डालो, बट हमारा जो एप्लीकेशन, हमारा जो ईआरपी है, ये किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, या कोई भी एप्लीकेशन हमारे इस सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा। ये हमारा बिल्कुल क्लीन रहेगा, हमारा क्लीन द कोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे साइड बाय साइड एक्सटेंशन चलना शुरू हुआ। अब यहाँ पे एसएपी बीटीपी टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट का मिल गया, एक यहाँ पे एनालिटिक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस मशीन लर्निंग, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आईओटी, इस सब का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। प्लस यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया इसके रन टाइम एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे 3 टाइप का रन टाइम एनवायरनमेंट है, एक है क्लाउड फाउंड्री, एक है क्यामा और एक है अबैप। अब इस तीनों को मैं समझा रहा हूँ, सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि तीनों है क्या।
सबसे पहले हम आते हैं क्लाउड फाउंड्री में। सपोज आपने एक ऑफिस खोला, ऑफिस को आपने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। आपने अपने ऑफिस में फर्स्ट सेक्शन उसको दिया कि जो प्रोडक्ट यहीं पे बनाएगा, आपके ऑफिस में बनाएगा और आपके ऑफिस के अंदर सेल करेगा, एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन आपने उसको दिया कि आप अपना बाहर में प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट लेकर आओ और हमारे ऑफिस में बैठकर सेल करो। और तीसरा सेक्शन आपने दे दिया अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट करने का, जो मैंने बोला कि फैमिली मेंबर के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब SAP ERP के साथ इंटरेक्ट करना कि आप इस रास्ते से मेरे फैमिली का प्रोडक्ट लाकर यहाँ पे सेल कर सकते हो। मतलब एक हो गया कि आपका फैमिली मेंबर जहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाएगा और जहाँ से वो कनेक्ट करेगा बाहर की दुनिया को। एक वो है कि जो बाहर प्रोडक्ट बनाएगा और आपके उस वाले सेक्शन में लाकर बेचेगा। और फर्स्ट कौन था? क्लाउड फाउंड्री वाला, जो वहीं पे प्रोडक्ट बनाएगा वहीं पे बेचेगा। तो क्लाउड फाउंड्री का कॉन्सेप्ट ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है कि वो सर्विसेज आपके प्लेटफॉर्म पे ही बनाएगा और आपके प्लेटफॉर्म से ही वो यूज के लिए देगा। कैमा का कॉन्सेप्ट था वो कुबरनेट बेस्ड था, एक कंटेनर जिसे हम बोलते हैं ना, ट्रक में माल लाना और कहीं पे पहुंचाना और ट्रक में वहाँ पे माल ले जाकर बेचना। तो ये कॉन्सेप्ट था कैमा का, इसीलिए हम इसको सर्वरलेस बोलते हैं कि ये आपके एप्लीकेशन में कोई भी सर्वर पे स्पेस का यूज नहीं करेगा, कोई भी सर्विस इंस्टॉल नहीं करेगा, जस्ट ए प्लग एंड प्ले। जैसे लैपटॉप में कभी कभी आप बाहर का पेन ड्राइव प्लग करते हैं, आप उसके सर्विस को प्ले करते हैं, फिर आप उसको अपने लैपटॉप से निकालते हैं, वो सर्विस वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट था कैमा का कि बाहर में जो माइक्रो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर थे, सर्विसेज थे, वो बाहर में आप बनाओ, कुबरनेट के थ्रू आप SAP BTP प्लेटफॉर्म तक लेकर आओ और यहाँ पे उस सर्विस को बेचो आप या किसी भी एप्लीकेशन में यूज करो। ये कैमा का था। अबैप का था कि जो अबैप का कोर सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट करने का ये सेक्शन है। ये सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करेगा, मतलब हमारा जो कोर ERP है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये अबैप का पार्ट था। तो यहाँ पे 3 रन टाइम एनवायरनमेंट था, क्लाउड का था, कैमा था और अबैप था। अब यहाँ पे जो क्लाउड फाउंड्री और कैमा था, ये कैप था। कैप क्या है? क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल। क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल ये कौन सा प्रोग्रामिंग मॉडल है? वो मॉडल जो बाहर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहा है। अबैप के साथ क्या है? रैप, रेस्टफुल अबैप प्रोग्रामिंग मॉडल। जो अबैप के साथ यूज करेगा वो हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल रैप है, जो हमारे कोर सिस्टम के साथ अबैप के साथ बात करेगा, अबैप के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम आपको इस दोनों प्रोग्रामिंग मॉडल को दिखा रहे हैं कि रैप और कैप क्या है। यहाँ से रैप और कैप को आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। रैप जो SAP का प्रोडक्ट है, सपोज फ्यूरी है, वो डेटा है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, जो SAP का अपना प्रोडक्ट है उसके साथ जो कम्युनिकेट करेगा, SAP कोर सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेट करेगा वो हमारा रैप है। कैप जो बाहर का प्रोग्रामिंग मॉडल है, जैसे सपोज आप जावा का यूज कर रहे हो, आप Node.js, React जैसे बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आप यूज कर रहे हो, बाहर के प्रोग्रामिंग थर्ड पार्टी AI ML का यूज कर रहे हो, तो वो सारा जो प्रोग्रामिंग मॉडल होगा वो कैप के अंदर आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि BTP आने के बाद हमारे अबैप के अंदर अब क्या एडिशनल था। अब यहाँ पे हमने जो लिया है अबैप के साथ डेवलपमेंट प्लस भी लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अबैप में ही ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट भी चेंज हुआ था। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ गया था कि अबैप के अंदर तो चेंज था ही था, बट यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आया था जिसके लिए आपके डेवलपमेंट पे भी बहुत टाइप का चेंज आ गया था। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया ऑन स्टैक जो हमारा कोर एप्लीकेशन सिस्टम है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंज आए थे। रैप के अंदर न्यू फीचर आया था। रैप आपको मैंने बताया था कि क्लाउड के टाइम में आ गया था। फ्यूरी के न्यू फीचर आए थे, वो डेटा के वर्जन 4 में न्यू चेंजेज आए थे। मैक्सिमम जो चेंजेस था वो हमारा साइड बाय साइड एक्सटेंशन में था, कि साइड बाय साइड एक्सटेंशन में हमारा यहाँ पे इवेंट मेश का कॉन्सेप्ट आ गया था। रेस्टफुल एप्लीकेशन के साथ आप इवेंट भी फायर कर सकते हैं। यहाँ पे डेवऑप्स का आ गया था कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया था। फुल स्टैक डेवलपर को यहाँ पे जगह मिल गया था, प्लस AI ML IoT का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था। साथ में SAP ने अपना AI सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, जिसे SAP जूल के नाम से लाया था, जहाँ पे SAP ने बोला कि आप हमारे AI सर्विस का यूज कर सकते हैं अपने BTP प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने
कोर एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए एसएपी बिल्ड का कॉन्सेप्ट आया कि सपोज आपने शेयर पॉइंट के लिए सुना होगा कि कोई भी छोटा एप्लीकेशन बनाना है या कोई इस टाइप का सर्विस या कोई वर्क फ्लो बनाना है, तो हम वहाँ पे नेक्स्ट करते जाते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और हम एक कोई एप्लीकेशन वहाँ पे डेवलप करते हैं। तो एसएपी बिल्ड का कॉन्सेप्ट आया था कि आप यहाँ पे नेक्स्ट करके भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ न्यू कोड एडिटर आ गया था, जैसे एसएपी का बेस आ गया था, बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो, एक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो कोड जो यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे एसएपी का नेक्स्ट फोकस क्या, अब हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पे एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी मोर मैच्योर करना चाह रही है एसएपी। आरपीए अभी आ गया है बीटीपी प्लेटफॉर्म पे, बट आरपीए का यूज अभी एसएपी में उस लेवल से स्टार्ट नहीं हुआ। एसएपी अभी भी इस पे काम कर रही है, तो बहुत जल्दी आपका मैक्सिमम प्रोसेस ऑटोमेट होगा, आरपीए आएगा। एसएपी जूल, एसएपी का अपना सर्विस प्लेटफॉर्म तो आ गया, बट ये एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट होना बाकी है। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो आपने क्रिप्टो करेंसी में सुना होगा, जो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में पेमेंट ट्रांसफर करना, जो आपने क्रिप्टो करेंसी में सुना भी होगा, वो अभी एसएपी का आने वाला है। तो एसएपी में अभी बहुत सारा चेंज आने वाला है। अब बीटीपी आने के बाद सपोज यहाँ पे हम अभी अबैप का बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्लासिकल अबैप कहाँ तक यूज होगा, हमारा क्लाउड अबैप आ गया नया कॉन्सेप्ट। अब क्लाउड अबैप हमारा कहाँ तक यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्लासिकल अबैप देखते हैं। तो क्लासिकल अबैप हमारा एसएपी ईसीसी से S/4HANA तक यूज है। क्लासिकल अबैप हमारा क्या है कि जहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जिट लिख रहे थे, एनहेंसमेंट कर रहे थे, हम कोई भी कस्टमाइजेशन कर रहे थे, हमारा क्लासिकल रिपोर्ट था। जब बीच में S/4HANA आई थी तो उस समय उसका नाम भी चेंज हुआ था, एसएपी S/4HANA अबैप हुआ था, बट अब उसका नाम यहाँ से चेंज होकर एसएपी अबैप क्लाउड हो गया, मतलब वो अभी क्लाउड अबैप हो गया। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गया है, एक क्लासिकल अबैप का और एक आ गया है यहाँ पे अबैप क्लाउड का। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिकल अबैप और क्लाउड अबैप में क्या क्या फीचर चेंज है और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिकल अबैप में डायरेक्ट डेटाबेस टेबल एक्सेस था, सिलेक्ट लगाते थे। यहाँ पे आपको CDS MDP से जाना है। यहाँ पे प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वहाँ पे रेस्टफुल एप्लीकेशन हो गया। एनहेंसमेंट डायरेक्ट डालना, एसएपी एक्सटेंशन के साथ आपको बोला एनहेंसमेंट करो। यहाँ पे क्लासिकल बॉडी था, वहाँ भी बॉडी है, बट एक लिमिटेशन के साथ आप यूज कर सकते हो। वेबडेन प्रो का वेबडेन प्रो और क्लासिकल जो GUI है हमारा फ्यूरी यूज हो रहा है इसके लिए। बट कुछ ऐसे भी फीचर हैं जिसको क्लासिकल अबैप के टाइम ही एसएपी ने बंद करने को बोला था, जो आपका राइट बेस्ड क्लासिकल रिपोर्ट है, प्लस जो स्क्रीन प्रोग्रामिंग आप करते हैं, मॉड्यूल पुल डैन प्रो, वेबडेन प्रो, इसका यूज ऐसे भी मार्केट में जो पुराने जो लेगेसी हमारे डेवलपमेंट है उसी में हो रहा है, अभी न्यू कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है। नेटिव SQL ऑब्वियस है, बहुत टाइम और आपके डेटाबेस का हालत ख़राब करता है। इंडेक्स बेस्ड टेबल एक्सेस ये यूजलेस था, तो इसका ऐसे भी ऑब्सोलेटेड फीचर है जो एसएपी अबैप ने आपको, जिसको एसएपी ने भी बंद करने के लिए बोला है। अभी मैंने आपको अपना डेवलपमेंट बॉक्स शेयर किया कि अगर आप एसएपी अबैप के साथ जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एसएपी क्लासिकल अबैप और अबैप क्लाउड है। अगर आप बीटीपी के साइड में डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डेवऑप्स है, अबैप एक्सटेंशन है जो आप कोर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाएगा। माइक्रो सर्विसेज है, एनालिटिक क्लाउड है, AI ML सर्विसेज है, प्लस यहाँ पे डेटाबेस भी SQLite और HANA आपको मिल जाएगा जो आप बीटीपी पे डायरेक्ट आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पे इस कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एसएपी अबैप है, एसएपी फ्यूरी का कोर्स बनाया, एक रैप और एक बीटीपी का कोर्स बनाया। अबैप हमारा क्लासिकल अबैप है जो पुराना हमारा चल रहा है। फ्यूरी में जो HTML जावास्क्रिप्ट जो मैंने आपको न्यू टेक्नोलॉजी एसएपी U5 का जो कॉन्सेप्ट बनाया था, प्लस यहाँ पे एक्सटेंशन, अगर आप वो डेटा सर्विस के थ्रू आप कोर सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। रैप के अंदर आप अगर आप एसएपी अबैप से डायरेक्ट एसएपी रैप पे मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्यूरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैप के अंदर आपको इनबिल्ट फ्यूरी का नॉलेज आपको हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एसएपी अबैप से डायरेक्ट रैप पे मूव कर सकते हैं। तो रैप के अंदर आपको सेम है कि सब कुछ मिल जाएगा, बिजनेस ऑब्जेक्ट का मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, CDS है, फ्यूरी है, वो डेटा है, तो वहाँ पे रैप के अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट यहाँ बीटीपी
अगर आप अबैप के अलावा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं, एआई में इंटरेस्टेड है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, आईओटी में इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे बीटीपी प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, क्योंकि बीटीपी प्लेटफॉर्म अभी एसएपी का सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है और मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आज के फ्यूचर की हम बात करें एसएपी के अंदर, तो डेवलपमेंट में अगर कोई फ्यूचर है तो एसएपी, रैप और बीटीपी ही है। अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ कि एसएपी अबैप का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था, आपको पूरे तरीके से समझाने के लिए शुरू किया था। मैंने आपको सबसे पहले क्लासिकल अबैप के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कैसे वेब पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, वेयर हाउस आया, उसके बाद इंटीग्रेशन आया, तो यहाँ पे फ्यूरी में एसएपी ने अपने आप को चेंज किया। उसके बाद जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया तो एसएपी ने अपने आप को अपग्रेड किया। जब यहाँ पे मार्केट में रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का मॉडल चल रहा था तो एसएपी ने रैप लाया अपना। जब यहाँ पे एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसा टेक्नोलॉजी था तो एसएपी ने बीटीपी लाया। मतलब एसएपी मार्केट के हिसाब से हमेशा अपने आप को अपग्रेड करती गई है। तो जब भी आप फ्यूचर की बात करते हैं ना, फ्यूचर में कौन सा प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, तो आप उसी प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं जिसका कोई बाउंड्री नहीं हो। पता चले कि आपने उस प्रोग्रामिंग में टाइम दिया, सीखा, उसमें जॉब लिया और कुछ टाइम के बाद उस प्रोग्रामिंग का यूज बंद हो गया। इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतना डिटेल में बनाया है कि जिससे आपको क्लियर होगा कि एसएपी ने मार्केट के हिसाब से हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया है। अब यहाँ पे एक बात है कि अभी आप एसएपी ECC में है, तो अगर आप एसएपी ECC में है, मार्केट में अभी एसएपी S/4HANA है, ऑन प्रेमाइस है, क्लाउड है, बीटीपी है, तो आई थिंक आपको मूव करना चाहिए। आपको एसएपी S/4 ऑन प्रेमाइस पे जाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लाउड पे जाओ या बीटीपी पे जाओ, आप यहाँ से थोड़ा सा अपग्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे एसएपी ECC का मार्केट में सपोर्ट जो एसएपी ने एक टाइम सेट किया था 2027 का, अभी एसएपी ने एक्सटेंड कर दिया है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ, 2030 तक कर दिया। बट 2030 के आसपास में जो फ्यूचर होगा एसएपी के अंदर, वो आपका एसएपी रैप और एसएपी बीटीपी में ही होना है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आने वाला है और मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी ही चलने वाला है। साथ में यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो, सपोज जैसे आप एसएपी ECC में हो, आप चाहते हो कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट आप मूव कर सकते हो फ्यूरी में। आप यहाँ पे CDS, AMDP, रैप का मॉडल, आप BTP अबैप के बारे में जान सकते हो, अबैप के साथ में बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सेकेंड मूव आप यहाँ पे API, जो मैं मशीन लर्निंग, IoT और डेवऑप्स फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ, आप उसके अंदर मूव कर सकते हो। यहाँ पे SAP के अंदर अभी कुछ न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं, जैसे सपोज डेटा स्फीयर है। डेटा स्फीयर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है कि वेयर हाउस के लिए लाया है, जो एसएपी ने बाहर जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी जगह दिया है डाटा स्फीयर के थ्रू। तो यहाँ पे डाटा स्फीयर का कॉन्सेप्ट इवेंट मेश, रैप के साथ आप अपने रेस्टफुल एप्लीकेशन के साथ इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे एसएपी ने अपना एआई सर्विस प्लेटफॉर्म लाया है, जूल लाया है। यहाँ पे एसएपी बिल्ड आ गया है कि आप क्विकली एप्लीकेशन डेवलप करो, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है। साथ में प्लस मैंने आपको यहाँ पे एसएपी का अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी, रोबोटिक आने वाला है ऑटोमेशन के लिए, ब्लॉकचेन आने वाला है यहाँ पे, उसके लिए भी बताया। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि यहाँ पे अब ऐप के अंदर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट हाँ, आपको अभी मार्केट के हिसाब से मूव करना होगा और आने वाले टाइम में आपको रैप या बीटीपी के साथ जाना होगा। आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो टाइम के साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करते ही रहना होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बस आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ